सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर हमें। यस सर, काफी यस साइलेंट सर। हुए हुए थे। सर आवाज नहीं आ रही काफी टाइम से सर। मैम मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है, मेरी आ रही है आपको? जी जी आ रही है सर, के क्यों नहीं आ रही? सर ने अभी स्टार्ट नहीं किया। सही सही।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, अब आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। सर यस सर, अब आ रही है। शुक्र है यार, ये तो आवाज ही गायब हो गई थी। सर हम समझे क्लास ही नहीं स्टार्ट हुई अभी तक। भाई चलें, लेक्चर स्टार्ट करता हूँ मैं। और आप लोग सुनाएं, ठीक हैं? जी सर, अल्लाह का सर शुक्र। खैरियत है। घर में सब खैरियत है? आजकल हालात किधर खराब हो गए हैं। यस सर, सब ठीक ठाक। अच्छा, यूनिवर्सिटी से छुट्टियां हैं तो आप लोग केयर करें। अच्छा जी स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मिनट, मैं स्क्रीन शेयर कर दूं। स्क्रीन शेयर हो रही है? जी सर। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये स्लाइड्स हैं, तकरीबन 28 स्लाइड्स हैं। इनमें कुछ वो चीज़ें हैं जो ऑलरेडी हमने क्लास में डिस्कस कर ली थी और कुछ नई चीज़ें हैं, ठीक है? तो हम इसे जल्दी से गो थ्रू करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर के ऊपर चलते हैं। अच्छा जी, व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी या व्हाट इज़ सिक्योरिटी, ठीक है? इसका आइडिया आप सब लोगों को है कि सिक्योरिटी की हम 3 डिफरेंट टाइप्स हैं या 3 डिफरेंट टाइप की सिक्योरिटी है हमारे पास, उनसे मिलके हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को अचीव करते हैं। सबसे पहली है कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी, ठीक है? ये डेटा की सिक्योरिटी की बात हो रही है। और कॉन्फिडेंशियलिटी के ऊपर हमने पहले भी बात की थी। इसका पर्पस होता है जो आपके पास एक्चुअल डाटा है, इसे कवर करना, इसे सिक्योर करना, एक्चुअल डाटे को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना कि अगर वो अटैकर्स के पास चला भी जाता है तो वो अनमीनिंगफुल फॉर्म में हो। अगर वीडियो है तो अनप्लेएबल हो, या प्लेएबल भी हो तो उसमें कोई ऐसी इंफॉर्मेशन ना हो जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन वो गेट कर सके। अगर ऑडियो है तो इवन प्लेएबल भी हो तो लेकिन इस फॉर्म में हो कि वो अंडरस्टैंडेबल ना हो, लाइक नॉइस हो। अच्छा, तो ये हमारे पास कॉन्फिडेंशियलिटी का ऑब्जेक्टिव होता है। उसके बाद है इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी का पर्पस क्या होता है, ये हमने क्लास में पहले भी डिस्कस किया था। इसका पर्पस ये होता है जो एक्चुअल इंफॉर्मेशन सेंडर से रिसीवर जा रही है वो डिस्टर्ब ना हो, मतलब वो चेंज ना हो। जो फर्स्ट था उसका मतलब था कॉन्फिडेंशियलिटी का पर्पस ये था कि जो एक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो अगर अटैकर के पास पहुंच भी गई है तो वो अनमीनिंगफुल फॉर्म में हो, ताकि अटैकर उसे इजीली डिकोड ना कर सके, ठीक है? और इंटेग्रिटी का पर्पस ये है कि अगर सेंडर ने सपोज 1 मिलियन बाइट सेंड की हैं तो रिसीवर के पास 1 मिलियन बाइट्स ही रिसीव हो। कहीं ऐसा ना हो कि 2-3 बाइट्स कम हो जाएं या ज़्यादा हो जाए। अभी हम देखते हैं आगे, कुछ आपको जल्दी से समझ आ जाएगा। उसके बाद है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी क्या है कि सेंडर और रिसीवर के दरमियान जितनी भी ट्रांसमिशन हो रही है, जितनी भी कम्युनिकेशन हो रही है, वो ऑन टाइम हो, उसमें डिले, एक्स्ट्रा डिले मत आए, ठीक है? जिस तरह हम देखते हैं कि एसएमएस के केस में समटाइम्स तो एसएमएस ठीक चलते हैं, लेकिन जब पीक आवर्स होते हैं या जब ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हाई होता है तो एसएमएस डिले हो जाते हैं। तो अवेलेबिलिटी का हमारे पास पर्पस ही है। अच्छा, उसके बाद है व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, ये हमने कर लिया। ये एक स्लाइड है, ठीक है? तो हमारे पास टाइप्स ऑफ अटैक्स किस टाइप के होते हैं। सबसे पहले आपके पास नॉर्मल फ्लो होता है, यानी मैं इसकी बात कर रहा हूँ। आप लोगों को मेरा कर्सर नजर आ रहा है? यस सर। अच्छा जी, नॉर्मल ट्रांसमिशन कैसी होती है? नॉर्मल ट्रांसमिशन होती है, सपोज ये जो ब्लू कलर में आपको एक राउंड नजर आ रहा है, ब्लू कलर में ये सेंडर है और जो ग्रीन में आ रहा है ये रिसीवर है, ये सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है। नॉर्मल फ्लो इंक्रिप्शन का जो कम्युनिकेशन मॉड्यूल है, जिसे हम कहते हैं क्रिप्टो सिस्टम, यहाँ से एक मैसेज सेंड होता है और रिसीवर को मिल जाता है, नॉर्मल फ्लो, ठीक है? बीच में कोई अटैकर नहीं है, ठीक है? सेंडर ने सेंड किया, रिसीवर ने रिसीव कर लिया, ये फर्स्ट वाला है। अच्छा, उसके बाद है इंटरप्शन, ठीक है? इंटरप्शन क्या होती है कि ये एक ऐसा अटैकर होता है कि सेंडर तो डाटा एक तरफ से सेंड कर देता है, लेकिन रिसीवर को रिसीव नहीं होता, वो वहां से कैच कर लेता है, ठीक है? ये एक इस टाइप का अटैक होता है, ठीक है? इंटरप्शन अटैक। इंटरप्शन अटैक में क्या होता है, सेंडर मैसेज सेंड करता है, रिसीवर को मैसेज रिसीव ही नहीं होता, ठीक है? अच्छा,
उसके बाद नेक्स्ट अटैक है इंटरसेप्शन अटैक, ठीक है। ये ज्यादा खतरनाक है। इंटरप्शन में क्या है, आपने एक मैसेज सेंड किया, वहां पे रिसीव ही नहीं हुआ, ठीक है। अगर रिसीव नहीं हुआ तो पॉसिबिलिटी है कि पहली दफा नहीं पकड़ा जाएगा, सेंडर को पहली दफा पता नहीं चलेगा, दूसरी दफा पता नहीं चलेगा, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि सेंडर हमेशा सारी जिंदगी मैसेज सेंड करता रहे और रिसीवर को रिसीव ही ना हो, और हमारा जो ये कम्युनिकेशन चैनल है या ये मैसेज है ये ब्रेक हो जाए। ऐसा हो सकता है, लेकिन बहुत कम होता है। देखें, ये पॉसिबल है कि आपका फ्रेंड आपको मैसेज कर रहा है और आपको रिसीव नहीं हो रहा, बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन ये कितने दिन होगा? 5 दिन, 10 दिन, महीने बाद आपको पता चल जाएगा कि मेरा फ्रेंड मुझे मैसेज सेंड कर रहा था लेकिन आपको रिसीव नहीं हुआ, ठीक है। तो ये अटैक इतना डेंजरस नहीं है, इंटरप्शन अटैक इतना ज्यादा डेंजरस नहीं है। उसके बाद है इंटरसेप्शन अटैक। इंटरसेप्शन अटैक में क्या होता है कि सेंडर को जो मैसेज सेंड करता है वो सेंड भी हो जाता है, रिसीवर को वो मैसेज रिसीव भी हो जाता है, लेकिन जो बीच में एक अटैकर खड़ा हुआ है वो उसको रीड करता रहता है। जस्ट उसका काम होता है उससे मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन गेट करना, ठीक है। आप एक मैसेज सेंड कर रहे हैं, वो सेंड भी हो रहा है, रिसीव भी हो रहा है, और उसे को रीड कर रहा है। ये ज्यादा खतरनाक है, ठीक है। ये पूरा साल भी चल सकता है, ये होल लाइफ भी चल सकता है। जितना आपके पास कम्युनिकेशन चैनल है उसके एक सेशन जितनी देर चल रहा है ये चल सकता है, ठीक है। तो ये ज्यादा खतरनाक है अगर देखा जाए तो। अच्छा, उसके बाद है मॉडिफिकेशन अटैक। ठीक, क्या होता है, ये जिस तरह से हमें पता चल रहा है कि सेंडर ने कुछ और मैसेज सेंड किया, बीच में जो अटैकर था, ये जो रेड कलर में बैठा हुआ है, इसने उस मैसेज को चेंज किया और आगे सेंड कर, ठीक है। ये उससे ज्यादा खतरनाक है, ये उससे ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन मॉडिफिकेशन टाइप में ज़ाहिर बात है, मॉडिफिकेशन अटैक जब ही होता है जब इंटरसेप्शन होती है। विदाउट इंटरसेप्शन तो मॉडिफिकेशन नहीं हो सकती, ठीक है। तो मॉडिफिकेशन जो है वो इंटरसेप्शन की एक ब्रांच है। अच्छा, उसके बाद है फैब्रिकेशन अटैक, ठीक है। फैब्रिकेशन अटैक में क्या होता है, ये कितने टाइप्स के अटैक्स हैं टोटली। फैब्रिकेशन अटैक में क्या होता है, सेंडर कुछ मैसेज सेंड ही नहीं करता, जो अटैकर है वही रिसीवर को मैसेज सेंड करता है, ठीक है। आपका एक दोस्त है, वो आपको मैसेज नहीं कर रहा, उसकी जगह कोई और दोस्त है, सपोज आपका सीआर है, वो आपको मैसेज कर रहा है और आप ये समझ रहे हैं कि मेरा फ्रेंड ए ही आपको मैसेज कर रहा है, तो फैब्रिकेशन मैसेज है, ठीक है। मॉडिफिकेशन और फैब्रिकेशन ज्यादा डेंजरस है, इंटरप्शन इतना ज्यादा डेंजरस नहीं है, ठीक है। डेंजरस तो है, इंफॉर्मेशन लीक हो सकती है, लेकिन ये इतना बहुत अच्छा चलता नहीं है। सर जी सर, ये लास्ट 2 जो अटैक्स हैं ये डिटेक्ट हो जाते हैं वैसे? डिटेक्ट हो जाते हैं, ये सारे अटैक्स डिटेक्ट हो जाते हैं। हेलो, जी सर, ठीक है। डिटेक्ट कैसे होते हैं, डिफरेंट टेक्निक्स हैं। एक छोटी सी टेक्निक है जो आप लोगों को अभी शायद समझ आ जाए, कि हम अपने हर मैसेज के साथ ना एक यूनिक टाइप के नंबर्स अटैच कर देते हैं, अपेंड कर देते हैं, और वो तकरीबन 128 या 256 यूनिक नंबर्स होते हैं, ठीक है। वो नॉर्मली हर मैसेज में आप कह लें कि यूनिक होते हैं। तो अगर अगर आप एक प्रॉपर कोई क्रिप्टो सिस्टम की टेक्निक अप्लाई करें, कोई प्रोटोकॉल अप्लाई करें, तो ये सारे अटैक्स जो हैं वो डिटेक्ट हो जाते हैं। मोस्टली हो भी जाते हैं और समटाइम्स होते नहीं हैं। डिपेंड करता है कि अगर आप जिस तरह हम पासवर्ड रखते हैं, मोस्टली हम अगर हम हर वेबसाइट के ऊपर एक ही पासवर्ड रखें, या चलें हम अगर मेरे 5 पासवर्ड्स हैं और कोई 50 एक वेबसाइट्स हैं, तो मैंने पासवर्ड रिपीट कर रहा हूँ, तो फिर तो डिटेक्ट नहीं होगा। अगर जो हम यूनिक इन्फॉर्मेशन हर मैसेज के साथ, हर एसएमएस के साथ या हर मैसेज के साथ अपेंड करके भेजते हैं, वो रिपीट हो रही है या प्रिडिक्टेबल है, तो ये फिर नहीं होंगे, फिर डिटेक्ट नहीं होंगे। समझ आ रही है? सर एक ही पासवर्ड होगा तो डिटेक्ट हो जाएगा? बात नहीं, पासवर्ड की बात नहीं हो रही। पासवर्ड तो वो होता है ना जो यूजर को याद होता है, जो यूजर की इंफॉर्मेशन होती है। एक जिस तरह अभी आपने एक एल्गोरिथम अभी भी कुछ दिन पहले कोड किया था, ओटीपी, वो क्या करता था, जब भी कोई एक नंबर को इनक्रिप्ट करता तो जस्ट वो आगे सेंड कर देता था, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। जो एक्चुअल क्रिप्टो सिस्टम होते हैं वो कॉन्फिडेंशियलिटी को भी अचीव करते हैं और अवेलेबिलिटी के लिए उसके साथ कुछ अपेंड करते हैं, ठीक है। सपोज आपने भेजना है ए के साथ कोई आप एक ऐसे यूनिक नंबर अपेंड कर देंगे जो ये शो करेगा कि ये किस सेंडर ने भेजा। ठीक हो गया सर। पासवर्ड की नहीं हो रही, जिस तरह टाइम स्टैम्प। अच्छा, इसको एक चीज पकड़ने का तरीका एक टाइम स्टैम्प भी होता है।
देखें अगर कोई भी अटैकर पकड़ रहा है तो टाइम भी तो गुजर रहा है ना, मिली सेकेंड्स में टाइम गुजर रहा है। आपको पता है कि जितने भी पैकेट सपोज इस्लामाबाद से यूएस से जा रहे हैं, जितने भी राउटर से होकर जा रहे हैं, वो 3 मिली सेकेंड्स ले रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे पैकेट्स हैं जो मेरे पास 3 मिली सेकेंड्स में नहीं आ रहे, 5-6 मिली सेकेंड्स में आ रहे हैं। तो उसकी बहुत सी रीजंस हो सकती हैं, लेकिन उनमें से एक रीजन ये भी हो सकती है कि क्या पता उसके ऊपर फैब्रिकेशन हो रही है या मॉडिफिकेशन हो रही है। एक टेक्निक ये है। दूसरी टेक्निक ये है कि जब पैकेट क्लोज होते हैं या जब आपका मैसेज क्लोज होता है तो उसके ऊपर एक टाइम स्टैंप लगा दी जाती है, दूसरी उसके ऊपर हैशिंग लगा दी जाती है। ठीक है, हैशिंग भी कुछ आपके पास इस टाइप की टेक्निक्स होती हैं कि अगर आपके पास 10 MB डाटा जा रहा है तो 10 MB की जो समरी है, 10 MB की जो समरी है वो हम कह सकते हैं, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, 10 MB की जो समरी है वो सपोज आपके पास 3 बाइट्स में हम एक अलहदा जगह पे रख के भेज रहे हैं। तो अटैकर को ना पूरा एक प्रोटोकॉल रिवर्स इंजीनियरिंग करना पड़ेगा, उसे पूरा प्रोटोकॉल को दोबारा से पढ़ना पड़ेगा, उसे पता होना चाहिए कौन सी बिट का क्या मतलब है। तो एक तो उसे अपना मैसेज बीच में से पकड़ना है, फिर उसने अपनी समरी भी चेंज करनी है। तो इस सब में टाइम ज़्यादा लगता है। तो जैसे ही कुछ मिलीसेकंड ज़्यादा हो गए तो रिसीवर एंड पे ये आइडिया हो सकता है कि पॉसिबिलिटी है कि उसके ऊपर कोई अटैक हुआ। और बहुत से तरीके हैं पकड़ने के, हमारे पास गैल्वा फील्ड्स यूज़ होती हैं इसको यूज़ करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए। कुछ ना कुछ आइडिया हुआ? आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे टेक्निक्स। राइट सर। अच्छा जी, इस कोर्स में क्या हो रहा है, मैंने आपको बताया था कि क्रिप्टोग्राफी को हम डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में। कौन-कौन सी थी? एक क्लासिकल क्रिप्टोग्राफी थी, एक मॉडर्न क्रिप्टोग्राफी थी। ठीक है? मॉडर्न क्रिप्टोग्राफी में जो चीज़ हम देखेंगे वो ये है, सबसे पहले हम देखेंगे परफेक्ट सिक्योरिटी क्या होती है। ठीक है? ये शैनन एक साइंटिस्ट था डेटा कम्युनिकेशन का, उसने ये आइडिया दिया था परफेक्ट सिक्योरिटी का। उसमें उसने कहा था कि परम्यूटेशन सब्स्टिट्यूशन परम्यूटेशंस होनी चाहिए। उसके बाद एक होती है कंप्यूटेशनल सिक्योरिटी, एक होती है सूडो रैंडम जनरेशन एंड वन वे फंक्शंस। ठीक है, तो ये हम चीजें पढ़ेंगे। अच्छा देखिए, कंप्यूटेशनल सिक्योरिटी क्या होती है, ये हमने शायद क्लास में डिस्कस भी की थी। कंप्यूटेशनल सिक्योरिटी ये होती है कि आपका एल्गोरिथम ब्रेक तो हो जाएगा। ठीक है, जरा बात समझ लें। कंप्यूटेशनल सिक्योरिटी ये होती है आपका एल्गोरिथम ब्रेक तो हो जाएगा, लेकिन वो पोलिनोमियल टाइम में नहीं होगा, यानी वो आप समझ लें 2000 साल बाद ब्रेक होगा। वो किस तरह से पता चलेगा? उसके ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप एक वर्ड लिखें, ठीक है, आप दुनिया को कोई भी एक वर्ड लिखें और उसको प्रिडिक्शन के चांसेस हैं 0.0000009%। ठीक है, तो प्रिडिक्ट तो हो जाएगा, लेकिन चांसेस कितने कम है। इस तरह के इस चीज को हम कहते हैं कंप्यूटेशनल सिक्योरिटी। ठीक है, बहुत से ऐसे एल्गोरिथम्स हैं जो थ्योरेटिकली प्रूवेबल अनसिक्योर है, लेकिन वो कंप्यूटेशनली सिक्योर है। जिसका RSA एक एल्गोरिथम है। ठीक है, RSA एक एल्गोरिथम है जो थ्योरेटिकली प्रूवेबल अनसिक्योर है, लेकिन उसे ब्रेक होने के लिए 10,000 ईयर चाहिए। ठीक है, वो किस तरह से है, वो ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस उसके बहुत ज्यादा बन जाते हैं। बात समझ आ रही है? जी स्टूडेंट्स, कंप्यूटेशनल सिक्योरिटी की बात समझ आई? यस सर। अच्छा जी, अच्छा एक हम सिक्योरिटी अचीव करते हैं कंप्यूटेशनल सिक्योरिटी, इसकी बात आपको समझ आ गई है कि ब्रेकेबल है लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। अच्छा, एक हमारे पास होती है शैनन ने जो सिक्योरिटी हमें सिक्योरिटी के कुछ रूल्स दिए थे, उसमें था एक सब्स्टिट्यूशन, एक था परमुटेशन। ठीक है, ये जो आपने एक OTP पढ़ा ना, वन टाइम पैड, वो सब्स्टिट्यूशन की एग्जांपल थी। सब्स्टिट्यूशन साइफर था। उसमें हम क्या कर रहे थे, सब्स्टिट्यूशन क्यों कह रहे हैं, हम कह रहे थे कि A की जगह हम 1 लिखेंगे, B की जगह हम 2 लिखेंगे, C की जगह हम 3 लिखेंगे। तो वो सब्स्टिट्यूशन साइफर की एक छोटी सी एग्जांपल थी। ठीक है, ये शैनन ने हमें दिए थे। उसके बाद आपके पास 3 टाइप है सूडो रैंडम नंबर जनरेटर। ठीक है, एक टाइप की सिक्योरिटी ये होती है जो हम रैंडम नंबर से अचीव करते हैं या सूडो रैंडम नंबर से अचीव करते हैं। उसके बाद इस लाइन पर मैं हूँ, तो उसमें आपके पास ये होता है कि हमारे पास रैंडम नंबर्स की 2 टाइप्स होती हैं, एक होते हैं ट्रू रैंडम नंबर्स, एक होते हैं सूडो रैंडम नंबर्स। ठीक है, रैंडम नंबर्स की 2 टाइप्स होती हैं, एक होती हैं ट्रू रैंडम नंबर्स, एक होते हैं सूडो रैंडम नंबर्स। जो सूडो रैंडम नंबर्स होते हैं वो
ह्यूमन को या मशीन को रैंडम लग रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअली वो रैंडम नहीं होते। उनका बिहेवियर जो होता है वो लुक्स लाइक रैंडम होता है, लेकिन वो रैंडम नहीं होते, वो किसी ना किसी एल्गोरिथम से या किसी ना किसी फॉर्मूले से जनरेट होते हैं। जो सूडो रैंडम नंबर्स होते हैं वो फॉर्मूले से जनरेट हो रहे होते हैं, ठीक है। जो ट्रू रैंडम नंबर्स हैं वो किसी मैथमेटिकल फॉर्मूले से, किसी मशीन से जनरेट नहीं हो रहे होते, ठीक है। ट्रू रैंडम नंबर्स के पीछे कोई लॉजिक नहीं होती है, वो विदाउट एनी लॉजिक रैंडम नंबर जनरेट हो रहे होते हैं। जबकि जो सूडो रैंडम नंबर्स होते हैं उनके पीछे कोई लॉजिक होती है, वो लॉजिक सिंपल भी हो सकती है, कम्प्लेक्स भी हो सकती है, ठीक है। तो जो भी लॉजिक होती है वो रिट्रीवेबल होती है, वो रिवर्सेबल होती है, ठीक है। लॉजिक आपको पता चल गई तो आप बनाना शुरू कर देंगे रैंडम नंबर्स, ठीक है। आप में से किसी स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था कि की कैसे जनरेट होती है, ठीक है। की कैसे जनरेट होती है, तो की सूडो रैंडम नंबर से जनरेट होती है, ठीक है। वो आपके पास मैं आपसे कहूँ कि आप 10 मिलियन सूडो रैंडम नंबर जनरेट कर दें या उन्हें देखें, अगर आप उन रैंडम नंबर्स को अपनी आंखों से देखेंगे तो आपको सारे के सारे रैंडम लगेंगे, उसमें कोई सीक्वेंस नहीं होगा, जो उसकी आउटपुट होगी उसमें कोई सीक्वेंस नहीं होगा, वो सबके सब रैंडम होंगे। लेकिन वो किसी एक एल्गोरिथम से, एक या एक से ज्यादा एल्गोरिथम से जनरेट हो रहे हैं, या वो किसी एक मैथमेटिकल फॉर्मूले से जनरेट हो रहे हैं, तो वो रिवर्सेबल है। पता है, आपको पता है कोई भी चीज अगर किसी लॉजिक से बन रही है तो रिवर्स हो सकती है, जबकि जो ट्रू रैंडम नंबर्स होते हैं वो इररिवर्सेबल होते हैं, वो विदाउट एनी लॉजिक बन रहे हैं। समझ आ रही है? यस सर। जी सर। अगर आपसे कोई बंदा पूछे कि ट्रू रैंडम नंबर ज्यादा सिक्योर हैं या सूडो रैंडम नंबर्स, तो कौन से ज्यादा सिक्योर हैं? स्यूडो रैंडम नंबर। सूडो रैंडम नंबर्स नहीं, ट्रू रैंडम नंबर्स। देखें, सूडो रैंडम नंबर्स वो रैंडम नंबर्स होते हैं जो किसी एक फॉर्मूले से, मैथमेटिकल फॉर्मूले से जनरेट हो रहे होते हैं या किसी एक एल्गोरिथम से जनरेट हो रहे होते हैं, ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा देखिए, आपने जावा पढ़ी है या बाकी लैंग्वेजेस पढ़ी हैं, उसमें एक फंक्शन होता है रैंड का, RAND। रैंडम के फंक्शंस होते हैं ना लैंग्वेजेस में। यस सर, रैंडम नंबर जी, जनरेट करने रैंडम के के, लिए होता है। जी वो जो रैंडम नंबर जनरेट करने के फंक्शंस होते हैं ना लैंग्वेजेस में, वो सारे के सारे सूडो रैंडम होते हैं। सर आपने सर, ये सी जो या दूसरा सी, होता है जी, सूडो नहीं, दूसरा वो कैसे जनरेट करते हैं? जो ट्रू रैंडम नंबर्स होते हैं। यस सर। अच्छा देखें, ट्रू रैंडम नंबर्स जनरेट जो है ना वो कंप्यूटेशनली या प्रोग्रामिंग के थ्रू या कंप्यूटर साइंटिस्ट वो ट्रू रैंडम नंबर जनरेट नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि कंप्यूटर साइंटिस्ट है वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, एक एल्गोरिथम बनाएगा या 10 एल्गोरिथम बनाएगा, ऐसे ही करेगा ना, और उसके बाद एट द एंड वो कोई रैंडम नंबर जनरेट करके दे देगा। जबकि ट्रू रैंडम नंबर्स की डेफिनेशन ही ये है कि वो विदाउट एनी लॉजिक होते हैं, ठीक है, वो यस इरिवर्सिबल होते हैं। अच्छा, तो उसके लिए क्या करते हैं कंप्यूटर साइंटिस्ट, क्या करते हैं कि कोई नेचर से कोई फिनोमेना उठाते हैं, जैसे नॉइज है। नॉइज ऐसे है, आप अभी अपने घर में जरा मार्केट चले जाएं, ठीक है, वहां पे जरा ऑडियो रिकॉर्ड करें मार्केट की, जहाँ पे रश हो, राजा बाजार चले जाएं, अपारा चले जाएं, सदर आ जाएं, जहाँ पे बहुत ज्यादा पी चाँ चाँ हो रही है, बहुत ज्यादा रश है, वहां पे आप देखें जो वॉइस का पैटर्न बन रहा है या जो आपके पास शोर क्रिएट हो रहा है, उसकी कोई लॉजिक है? नो सर। कोई लॉजिक नहीं है ना। और क्या वो जिंदगी में दोबारा सेम चीजें दोबारा वैसी जनरेट हो सकती हैं? नो। अच्छा। नहीं हो सकती, ठीक है ना, तो वो इरिवर्सेबल है, वो रिवर्सेबल नहीं है ना। तो वहां से ना, तो ट्रू रैंडम नंबर्स क्या करते हैं कि नॉर्मली नेचर से हम कोई एंट्रोपी सोर्स, उसे हम कहते हैं एंट्रोपी सोर्स, हम गेट करते हैं, उसके ऊपर फिर कंप्यूटर साइंटिस्ट कोई ना कोई लॉजिक लगाता है, एट द एंड फिर जाके ट्रू रैंडम नंबर जनरेट हो जाते हैं। अभी क्लास के आखिर सर में उस मैं पे भी तो आपको, लॉजिक लगता है। जी सर उस पे भी तो लॉजिक लगता है ना, आपने बोला विदाउट एनी लॉजिक को क्रिएट होता है। जी देखें, उसके पीछे लॉजिक तो है, लेकिन लॉजिक की बेस क्या है, वो एंट्रोपी सोर्स है, जिससे मैंने आपसे कहा नॉइज है या शोर है। विदाउट एनी लॉजिक से ओके सर। मुराद ये है कि अगर आप दोबारा कोई नॉइज उठा लें, ठीक है, दोबारा आप सर सदर चले जाएं, दोबारा 1 घंटे की नॉइज उठा लें आप, एक दिन गए 1 घंटे की नॉइज उठाई, दूसरे दिन दोबारा 1 घंटे की नॉइज उठा ली, क्या वो दोनों नॉइज सेम होंगी? नो सर। नहीं होंगी, ठीक है। अच्छा, आपका अटैकर भी उधर ही चला जाता है, उसे पता है कि यहाँ से आप रैंडम नंबर जनरेट कर रहे हैं,
आपने 1 मिनट की सपोज आपने 1 मिनट की नॉइज़ पिक की, दूसरे मिनट की पिक की, क्या दोनों नॉइज़ सेम होंगे? नहीं हो सकती, ठीक है? अगर तो आप देखें सदर में भी किसी ऐसी आपने कोई ऐसी नॉइज़ कैप्चर कर ली है, जहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है या रूटीन है। सपोज़ आप किसी एक ऐसी जगह पे चले गए हैं जहाँ पे सुकून है, कोई आवाज़ नहीं आ रही, बहुत कम 1-2 आवाज़ें आ रही हैं, ठीक है? कोई फैक्ट्री है, कोई मोटर्स चल रही है, ठीक है? तो वहाँ पे तो ये पॉसिबिलिटी है कि आपके पास दोनों वॉइसेस सेम हो जाएँ। लेकिन ट्रू रैंडम नंबर्स जनरेट करने के लिए आपको वो जगह पिक करनी पड़ती है जहाँ पे विदाउट एनी लॉजिक एंट्रोपी सोर्स जनरेट हो रहा हो। आगे ठीक है समझ। ना? समझ आ गई है ना? विदाउट एनी लॉजिक से मुराद क्या है? अच्छा जी, मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि प्रूवेबल सिक्योरिटी यानी सिक्योरिटी को प्रूव करने के कौन-कौन से 3 प्रिंसिपल्स हैं। पहला प्रिंसिपल आपके पास परफेक्ट सिक्योरिटी है, ये शैनन ने दिया था, ठीक है? इसमें सब्स्टिट्यूशन परम्यूटेशन होती है। सेकंड है कंप्यूटेशनल सिक्योरिटी। कंप्यूटेशनल सिक्योरिटी की आपको समझ आ गई है कि हर वो एल्गोरिथम्स कंप्यूटेशनल सिक्योरिटी में आते हैं, जो प्रूवेबल थ्योरेटिकली अनसिक्योर है, जो ब्रेक हो सकते हैं, ठीक है? लेकिन उनके ब्रेक होने में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, पॉलिनोमियल टाइम। उनके ब्रेक होने में बहुत ज़्यादा टाइम रिक्वायर है, ठीक है? 100 साल, 200 साल, 500 साल, 1000 साल, 10,000 साल, ठीक है? तो हम उन्हें सिक्योर ही मानते हैं। 10,000 साल बाद अगर मेरा पासवर्ड ब्रेक भी हो जाए तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है? इवन 100 साल बाद या 50 साल बाद भी मेरी कोई चीज़ ब्रेक हो जाए तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। समझ आ रही है ना? अच्छा, उसके बाद है थर्ड टाइप जो है वो सिक्योरिटी की वो है वो हम अचीव करते हैं रैंडम नंबर्स से, ठीक है? फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि रैंडम नंबर्स की 2 टाइप्स होती हैं, एक होते हैं सूडो रैंडम नंबर्स, एक होते हैं ट्रू रैंडम नंबर्स, ठीक है? ट्रू रैंडम नंबर्स मैंने आपको बता दिया, वो रिवर्स नहीं हो सकते, जबकि सूडो रैंडम नंबर्स वो स्टैटिकली, मैथमेटिकली रैंडम नंबर्स होते हैं। हम उसमें जो मर्ज़ी देखते रहें, हमें उसके अंदर कोई ना कोई सीक्वेंस या लॉजिक नज़र नहीं आएगी। लेकिन क्योंकि वो किसी न किसी लॉजिक से फॉर्मूले से बन रहे होते हैं तो वो रिवर्सिबल होते हैं, ठीक है? सूडो रैंडम नंबर्स। क्लास के आखिर में मैं आपको वैसे ही दिखाने के लिए अगर आप देखना चाहते हैं तो 2-3 रिसर्च पेपर्स दूँगा, वो आप उससे अच्छी तरह 1 से 2 दफ़ा ब्राउज़ कर लेना। इवन पढ़ें ना, जस्ट ब्राउज़ कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि सूडो रैंडम नंबर्स और ट्रू रैंडम नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है? अच्छा जी, इस कोर्स में हम ये देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे पब्लिक की एन्क्रिप्शन क्या होती है, डिजिटल सिग्नेचर्स क्या होते हैं, ज़ीरो नॉलेज प्रूफ क्या होता है और एक्टिव सिक्योरिटी क्या होती है, ठीक है? पब्लिक की एन्क्रिप्शन क्या होती है? ये जो मैंने आपको बताया था ना कंप्यूटेशनल सिक्योरिटी, ये कंप्यूटेशनल सिक्योरिटी जो हम अचीव करते हैं, उसके लिए जो एल्गोरिथम्स होते हैं ना, वो उनमें से 2 एल्गोरिथम हैं, एक है पब्लिक की और एक आरएस, ठीक है? बहुत मशहूर एल्गोरिथम है ये, पब्लिक की और आरएस है, ठीक है? उसके बाद डिजिटल सिग्नेचर्स और हैश फंक्शंस, जिस हैश फंक्शन की जो हम बात करते हैं, वो भी कंप्यूटेशनल सिक्योरिटी के अंदर आते हैं। ज़ीरो नॉलेज प्रूफ भी कंप्यूटेशनल सिक्योरिटी के अंदर आता है और चूज़न साइफर अटैक ये एक नॉर्मल अटैक है, कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? ये चीज़ें हम देखेंगे इस कोर्स में। उसके बाद ये है कि एसएसएल प्रोटोकॉल्स किस तरह से वर्किंग करते हैं, सीक्रेट की शेयरिंग किस तरह से होती है, ठीक है? सीक्रेट की शेयरिंग होती है रैंडम नंबर्स के थ्रू, ठीक है? मल्टी पार्टी सिक्योर कम्युनिकेशन क्या होता है, थोड़ा-सा देख लें क्वांटम क्रिप्टोग्राफी क्या होती है और की एक्सचेंज किस तरह से होती है, ये है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्रिप्टोग्राफी क्या चीज़ है, ठीक है? क्रिप्टोग्राफी ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड्स हैं। क्रिप्टो एक सेपरेट वर्ड है, ग्राफी एक सेपरेट वर्ड्स है, ठीक है? तो इसका मतलब होता है सीक्रेट राइटिंग। क्रिप्टो एक लैदर वर्ड है, ग्राफी एक लैदर वर्ड है, इसका मतलब होता है सीक्रेट राइटिंग। ये इसका आपने डेमो खुद करके देख लिया था, इसके लिए आपने एक प्रोग्राम भी बना लिया था, क्रिप्टोग्राफी के लिए, ठीक है? अच्छा जी, क्रिप्टो एनालिसिस क्या होता है? क्रिप्टो एनालिसिस क्या होता है? क्रिप्टोग्राफी की जो आउटपुट होती है या जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होती है, उसके ऊपर जो डिफरेंट टाइप के अटैक्स होते हैं या उससे हमने ब्रेक करना, इस डोमेन को हम कहते हैं क्रिप्टो एनालिसिस, ठीक है? क्रिप्टो एनालिसिस और क्रिप्टोग्राफी, डिफरेंस क्या है? अगर मैं आपसे पूछूँ डिफरेंस बिटवीन क्रिप्टोग्राफी एंड क्रिप्टो एनालिसिस, तो क्रिप्टोग्राफी का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना कि वो रीडेबल हो या अनमीनिंगफुल हो, ठीक है? ये क्रिप्टोग्राफी का ऑब्जेक्टिव है। और क्रिप्टो एनालिसिस का ऑब्जेक्टिव क्या है? क्रिप्टो एनालिसिस का ऑब्जेक्टिव ये है कि जो आपके पास अनरीडेबल या अनमीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन है, उससे मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना। तो एक किस्म का क्रिप्टोग्राफी का ऑपोज़िट जो है वो क्रिप्टो एनालिसिस है और क्रिप्टो एनालिसिस का ऑपोज़िट क्या है? क्रिप्टोग्राफी है। समझ आ गई? जी सर। अच्छा जी,
क्रिप्टोग्राफी एंड क्रिप्टोनालिसिस की समझ आ गई। उसके बाद है क्रिप्टोलॉजी। क्रिप्टोलॉजी होल एक डोमेन का नाम है जिसमें ये दोनों चीजें शामिल हैं, क्रिप्टोग्राफी प्लस क्रिप्टोनालिसिस। यानी आपने ऐसे एल्गोरिथम भी बनाने हैं जो दुनिया के लिए सिक्योर हों और आपने उन एल्गोरिथम्स को ब्रेक भी करना है, ठीक है। तो ये आपके पास होल एक डोमेन है, मदर डोमेन है क्रिप्टोलॉजी। क्रिप्टोलॉजी के अंदर दोनों चीजें आती हैं, सिक्योरिटी और सिक्योरिटी को ब्रेक करना, ठीक है। नॉर्मली दुनिया के लिए ये दोनों एक ही फील्ड्स होती हैं, लेकिन ये सेपरेट सेपरेट फील्ड होती हैं। क्रिप्टोग्राफी में आपका ऑब्जेक्टिव होता है ऐसे एल्गोरिथम बनाना जिसमें आप सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को सिक्योर कर सकें, और क्रिप्टो एनालिसिस में आपका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि ऑलरेडी जो बिल्ट इन एल्गोरिथम्स हैं या जो कस्टमाइज्ड एल्गोरिथम्स हैं उनको ब्रेक करना, ठीक है। और क्रिप्टोलॉजी इन दोनों को मिला देते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हम आ जाते हैं स्टिग्नोग्राफी। स्टिग्नोग्राफी क्या है, इसके ऊपर भी हमने थोड़ी बहुत बात की थी। ये क्या है? स्टिग्नोग्राफी कहाँ से स्टार्ट हुई थी? स्लाइड्स में देखें। अच्छा देखें, बहुत पहले जब से कम्युनिकेशन स्टार्ट हुई है तब से सिक्योरिटी का इशू आया था। तो नॉर्मली पहले इनविजिबल इंक यूज की जाती थी जब भी किसी एक किंग ने कोई मैसेज देना होता था, या नॉर्मली कोई भी सीक्रेट मैसेज होता था तो उसके ऊपर इनविजिबल इंक से लिखते थे। अच्छा, नॉर्मली क्या होता था, कुछ हम ऐसे केमिकल से भी लिखते थे, जो केमिकल्स कुछ देर बाद जो है वो इनविजिबल हो जाते थे। फिर हम एक और केमिकल उसके ऊपर डालते थे तो केमिकल का रिएक्शन होता था, और उस रिएक्शन से जो आपके पास लिखा होता था वो नजर आने के काबिल हो जाता था, ठीक है। तो स्टिग्नोग्राफी क्या है, कोई आइडिया हुआ? इसके ऊपर हमने पहले बात भी की थी। स्टिग्नोग्राफी ये है कि आपने अपना मैसेज किसी और मीडियम में हाइड करना, ठीक है, और हिडन मैसेज सेंड होगा। क्रिप्टोग्राफी क्या है कि आपने लिखा ABCDEFG, ठीक है, यानी आपने क्रिप्टोग्राफी ये है कि आपने सपोज एक पैराग्राफ लिखा है और वो सारा पैराग्राफ कन्वर्ट हो जाएगा सपोज किसी अनमीनिंगफुल टेक्स्ट में, ठीक है। तो ये आपके पास क्रिप्टोग्राफी। स्टिग्नोग्राफी ये है कि आपने जरा देखें, ये जो पैराग्राफ है ना, ये इसी तरह जाएगा और मैंने इस रीडेबल फॉर्म में होगा, और इसका पर्पस भी है मीनिंगफुल फॉर्म में होगा। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इस कॉमे को आप निकाल लें, ठीक है, ये जितने डॉट्स हैं ना इनको सेपरेट कर लें और डॉट की जगह कोई एक वर्ड रिप्लेस कर दें, ठीक है, तो ये आपके पास स्टिग्नोग्राफी में आता है। जिससे मैंने आपसे कहा था कि यूट्यूब की एग्जांपल है, हम यूट्यूब के ऊपर एक दो मिनट की वीडियो कैप्चर करके अपलोड करते हैं और उस 2 मिनट की वीडियो को पूरी दुनिया देखती है, वो कहती है कोई एक फनी वीडियो, ठीक है। लेकिन हम उस वीडियो के बैक एंड पे जितनी इमेजेस हैं उनकी LSP बिट के अंदर कुछ हाइड कर देते हैं, या जितनी इमेजेस हैं या उस वीडियो के अंदर जितनी ऑडियो आ रही है उसके अंदर कुछ इस तरह से चीजें हाइड कर देते हैं कि वो आम लोगों को, आम इंसान को या यूट्यूब डिटेक्ट ना कर सके। तो ये समझे एक वीडियो क्लिप है, ठीक है, लेकिन हमारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन वहाँ पे हिडन होगी, वो आपके पास है स्टिग्नोग्राफी। तो स्टिग्नोग्राफी का पर्पस ये होता है कि आपने नॉर्मल मीडियम को यूज करते हुए अपनी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करनी है, और सब लोगों के लिए, इवन अटैकर के लिए भी वो एक नॉर्मल मैसेज लगे। लेकिन जो आपका साथी है, जब वो उससे वो एक मैसेज रिसीव होगा तो वो उससे मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन गेट कर सकता है। बात समझ आ रही है? जी सर। अच्छा जी, क्लासेस ऑफ क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम्स, ठीक है। अच्छा, वही वाले सिस्टम्स हैं। क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक होता है सीक्रेट की, एक होता है पब्लिक की। जो आपने OTP वाला एग्जांपल की थी वो सीक्रेट की एग्जांपल थी, आपको पता है कि सेंडर और रिसीवर के पास सेम थी, ठीक है, तो वो सीक्रेट की एग्जांपल थी। अगर तो सपोज की सेंडर के पास कुछ और होती, रिसीवर के पास कुछ और होती, तो वो पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी के अंदर लाई करता, ठीक है। तो क्रिप्टोग्राफी सिस्टम्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक होते हैं सिंगल की, एक होते हैं पब्लिक की। उसके बाद आ जाते हैं अनकंडीशनल एंड कंप्यूटेशनल सिक्योरिटी, ठीक है। कंप्यूटेशनल सिक्योरिटी का मैंने आपको बता दिया था, ठीक है, ये समझ आ गया। अच्छा, अब आता है अनकंडीशनल सिक्योरिटी, ठीक है। अनकंडीशनल सिक्योरिटी ये होती है कि हम ये कहते हैं चाहे जो मर्जी कंप्यूटेशनल पावर हो जाए, आज दुनिया में क्वांटम कंप्यूटर्स इन्वेंट नहीं हुए, लेकिन 10 साल बाद तो क्वांटम कंप्यूटर्स आ जाएंगे। जैसे क्वांटम कंप्यूटर्स आएंगे तो दुनिया की जितनी सिक्योरिटी है वो ब्रेक हो जाएगी। समझ आ रही है?
तो अनकंडीशनल सिक्योरिटी होती है कि आपने ऐसे एल्गोरिथम बनाना कि मैटर नहीं करता कि कौन सा एल्गोरिथम यूज हो रहा है, कौन सी आपके पास कंप्यूटर्स यूज हो रहे हैं, कौन सी रैम यूज हो रही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका एल्गोरिथम हमेशा जो आउटपुट जनरेट करे वो सिक्योर हो, ठीक है। और ये जो अनकंडीशनल सिक्योरिटी है ये सिर्फ और सिर्फ हम अचीव कर सकते हैं ट्रू रैंडम नंबर से, ठीक है। ट्रू रैंडम नंबर से हम अनकंडीशनल सिक्योरिटी अचीव कर सकते हैं। इसके अलावा अभी तक दुनिया में कोई और तरीका नहीं है अनकंडीशनल सिक्योरिटी अचीव करने का। कंप्यूटेशनल सिक्योरिटी का तो मैंने आपको बता दिया, RSA और बाकी। अच्छा जी, रीडिंग बुक्स हैं, इसमें से मैंने 2 बुक्स अपलोड कर दी हैं, वो आप देख लीजिएगा, पहले भी अपलोड की हुई थी। उसके बाद है ये आपके पास पूरा एक लाइफ साइकिल है क्रिप्टो सिस्टम का, ठीक है। क्रिप्टो सिस्टम का लाइफ साइकिल है, ये आपके पास प्लेन टेक्स्ट है, ठीक है, नॉर्मली प्लेन टेक्स्ट है। उसके बाद आपने देखा होगा कि जब भी कोई इंफॉर्मेशन प्लेन टेक्स्ट में होती है उससे जाके वो इनक्रिप्ट होती है, तो इनक्रिप्शन में मोस्टली इंफॉर्मेशन थोड़ी सा उसका साइज ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। साइज ज़्यादा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि हम पैडिंग भी करते हैं। तो उससे पहले हम एक लेयर लगा देते हैं कंप्रेशन की, जिस तरह से RAR कंप्रेशन काम करती है ना, इस तरह से RAR कंप्रेशन के बैकएंड पे जो एल्गोरिथम होता है वो डेल्टा कंप्रेशन होती है, या LZW एल्गोरिथम होता है, वो हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं। LZW एल्गोरिथम भी यूज कर सकते हैं। कंप्रेशन के डिफरेंट एल्गोरिथम्स हैं, हाफमैन एल्गोरिथम है, LZW है, LZMA है। उनमें से आप कोई भी एक एल्गोरिथम जो आपको ईजी लगता है वो यूज कर सकते हैं पूरा क्रिप्टो सिस्टम डिजाइन करने के लिए। सबसे पहले हम प्लेन टेक्स्ट लेते हैं, उसके ऊपर हम कंप्रेशन अप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद इंक्रिप्शन कर सकते हैं। आप कंप्रेशन का जो पार्ट है या मॉड्यूल है इसे निकाल भी सकते हैं, ये आपके ऊपर है, ठीक है। क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव है सिक्योर करना, हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि हम डेटे को कंप्रेस करेंगे, ठीक है। या अगर उसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी, कॉस्ट इन द टर्म्स ऑफ बिट्स बाइट्स, ठीक है, हमारा उससे वो हमारा ऑब्जेक्टिव ही नहीं है, हमारा ऑब्जेक्टिव ही सिक्योरिटी है। तो हम कह रहे हैं आपके पास प्लेन टेक्स्ट है, कंप्रेशन जो आप ऑप्शनल है, ठीक है, कंप्रेशन करते हैं उसके बाद इंक्रिप्शन करते हैं। ये अगर कंप्रेशन ना करें तो कोई मसला नहीं, हम इंक्रिप्शन करते हैं, ठीक है। इंक्रिप्शन होती है आपके पास टू अचीव कॉन्फिडेंशियलिटी। अच्छा, उसके बाद हम क्या करते हैं, इंक्रिप्टेड मैसेज को या इंक्रिप्टेड टेक्स्ट को हम कन्वर्ट करते हैं, इसकी इनकोडिंग करती हैं एरर्स को रिमूव करने के लिए। जब एरर्स को रिमूव क्यों करते हैं, जब आप किसी चैनल के ऊपर अपना डाटा भेजते हैं, चैनल से मुराद है आपने लाइक SMS के ऊपर कोई मैसेज भेजा या आपने ऑडियो कॉल के ऊपर कोई मैसेज भेजा, तो उसमें बहुत ज़्यादा ट्रांसमिशन एरर्स जनरेट हो जाते हैं, ठीक है। SMS के ऊपर तो इतने नहीं होते, वो तो पैकेट की उस तरह से फॉर्म में नहीं जाता। लेकिन सपोज मैं आपसे कहूँ कि आपने जिस तरह आपने अभी एक प्रोग्राम बनाया था टेक्स्ट एन्क्रिप्शन का, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने वही वाली लॉजिक लगानी है और आपने ऑडियो एन्क्रिप्शन करनी है, यहाँ से आपने अपने दोस्त को कॉल की, उसे कहा हेलो क्या हाल है, ठीक हो, ठीक है, तो आपने ये जो ऑडियो है इसकी एन्क्रिप्शन करनी है। पहले टेक्स्ट की एन्क्रिप्शन की थी ना, ऑडियो की एन्क्रिप्शन करनी है लाइव। जब आप लाइव ऑडियो की एन्क्रिप्शन करेंगे तो वहाँ पे आपके पास बहुत ज़्यादा डाटा लॉस भी होगा, ठीक है। ये लॉस हमेशा होगा, यानी कोई भी इंसान करे, कोई भी बड़ी से बड़ी कंपनी करे, इवन अगर ये गूगल या माइक्रोसॉफ्ट भी ये सॉफ्टवेयर बनाती है तो उनका डाटा भी लॉस होगा, ठीक है। तो उस लॉसी डाटे को हमने वापस रिकवर कैसे करना है, इसके लिए कुछ एल्गोरिथम्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं इनकोडिंग एल्गोरिथम, तो रियल टाइम ट्रांसमिशन में यूज एक्सक्यूज मी सर। जी। अस्सलाम वालेकुम। ये सर वो 0हेलो, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको मेरी आवाज़ आ रही है?
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी सर, वालेकुम सलाम। जी सर, हेलो। हेलो, क्या हाल जी सर, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं, आप ठीक हैं? है? बाकी सब किधर हैं? सर आ जाएंगे सर, अभी मेरे से 2 मिनट रहते थे ना, आपने 3:30 का टाइम दिया था, तो अभी ऑनलाइन हो रहे होंगे सारे आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, 3:30 का टाइम था। जी जी, 3:30 से 4:30 का टाइम दिया था ना आपने। अच्छा अच्छा, फिर सही है। जी कल के लेक्चर में कोई मसला? नहीं सर। अच्छा, जो आप लोगों ने एक प्रोग्राम किया था OTP वाला, उसकी समझ आ गई थी? OTP वाला सर? जी, जो एक कोड किया था। सर वो साइफर था, साइफर टेक्स्ट का था मेरे ख्याल से, कोडिंग डिकोडिंग का था। जी जी, वही। हाँ जी, वो समझ आ गई थी सर। उसमें जो हमारे पास सीक्रेट की होती थी, जी जी उसकी समझ आई थी? जी सर, उसकी समझ वो आ गई बहुत थी। पार्टीज में सेम होती थी, और हम वो पहले जी प्री डिफाइन होती थी। बिल्कुल ऐसे ही था। आज हमारा लेक्चर उसके ऊपर है कि वो तो पहले प्री डिफाइन थी ना, तो ये जी अच्छी जी अप्रोच नहीं है। हम वो की जनरेट बोथ साइड्स पे कैसे करेंगे? ठीक है सर। मतलब हम रैंडम नंबर्स पिक करेंगे। जी, रैंडम नंबर्स कैसे जनरेट करेंगे? पिक नहीं, जनरेट कैसे करेंगे? जनरेट कैसे करेंगे, ठीक। सर वालेकुम सलाम। सर मैंने पूछना था, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि वो अभी 3:30 के बाद उनका कोई वो इंटर्नशिप कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स तो वो कह रहे थे कि सर अटेंडेंस तो नहीं होगी क्योंकि वो नहीं आ पाएंगे। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। लेक्चर तो रिकॉर्ड हो रहा है।
यस सर, वो रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेंगे कह रहे थे। जी, आज का जो लेक्चर है बहुत इम्पोर्टेंट है। बाकी सब स्टूडेंट्स आ जाएँ तो हम स्टार्ट करते हैं। ओके आज सर। हमने ये देखना है कि जिस तरह से कल हमने बात की थी कि या पहले हमने बात की थी कि रैंडम नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है? रैंडम नंबर्स जो होते हैं वो किसी न किसी फ़ॉर्मूले से या एल्गोरिथम से जनरेट होते हैं। तो आज हम ये देखेंगे हम खुद अपने रैंडम नंबर्स कैसे जनरेट कर सकते हैं। और जो उस एल्गोरिथम की या फ़ॉर्मूले की आउटपुट होगी वो आप देखेंगे लुक्स लाइक रैंडम है। ये कहाँ पे यूज़ होते हैं? जिस तरह आप लोगों ने एक प्रोग्राम किया था वन टाइम पैड का या ओटीपी का प्रोग्राम किया था जिसमें आपने एन्कोडिंग डिकोडिंग की थी। उसके अंदर जो की साइज़ था या की थी, वो बोथ साइड पे सेम थी, सेंडर के पास भी और रिसीवर के पास भी। और हमने ये अज़्यूम किया था कि की सेंडर रिसीवर के पास पहले से पड़ी हुई है, ठीक है? तो अब वो पहले से नहीं पड़ी होगी, वो एक फ़ॉर्मूले के थ्रू जनरेट होगी और फ़ॉर्मूले की जो इनपुट होगी वो पासवर्ड होगी।
जी स्टूडेंट स्टार्ट करें। जी स्टूडेंट स्टार्ट करें। यस सर। स्टार्ट करते हैं जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अब हमें बेसिक इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन का साइज पता चल गया है, हमने देख भी लिया था, आप लोगों को अब अच्छे तरीके से आइडिया हो गया। हमने एग्जांपल भी की थी, आपने कोड किया था जावा में जिसमें इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन हो रही थी, ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ रही है ना? उस एग्जांपल में हमने क्या देखा था कि ये एग्जांपल थी, नजर आ रही है जहाँ पे सीजर साइफर एग्जांपल लिखा हुआ है। हेलो जी स्टूडेंट्स, नजर आ रहा है सीजर साइफर एग्जांपल? यस सर, आ रहा है। अच्छा जी, देखिए जरा इस एग्जांपल को देखें, मेरा कर्सर भी नजर आ रहा है? सर आपका कर्सर सेटिंग प्रेजेंटेशन मोड पे तो कर्सर नहीं आ रहा। नो सर, कर्सर नहीं आ रहा आपका। कर्सर नहीं आता? नो सर, ये आपने प्रेजेंटेशन मोड स्क्रीन शेयर नहीं किया हुआ, आई थिंक दैट्स व्हाई। अच्छा, इसको सर अगर स्क्रीन शेयर करें शायद आपको फिर नजर आ जाए हमें। अच्छा जी, देखिए इस एग्जांपल में क्या हो रहा है, हमारे पास एक लेफ्ट साइड पे इंक्रिप्शन एल्गोरिथम है, राइट साइड पे स्क्रीन शेयर नहीं डिक्रिप्शन आ है। रही मुझे। सर स्क्रीन शेयर नहीं है जी, आपकी, वो प्रेजेंटेशन भी नहीं आ रही। प्रेजेंटेशन नजर नहीं आ रही? सर मुझे शो नो हो सर, रही है। मुझे नहीं हो रही सर। आपको हो गया? सर सर दोबारा मेरी कर लेंगे सर। मैं दोबारा कनेक्ट करता हूँ। स्टॉप शेयरिंग। यस सर, आई कैन सी नाउ, थैंक यू। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे एक इंक्रिप्शन एल्गोरिथम है, एक डिक्रिप्शन एल्गोरिथम है, ठीक है। इंक्रिप्शन एल्गोरिथम में जो हम मैसेज या सीक्रेट, हमारे पास मैसेज हम हाइड करना चाह रहे हैं या अटैकर से सिक्योर करना चाह रहे हैं, वो एक वर्ड है अटैक का, ATTAC का, ठीक है। अब ये देखें, इनपुट में आपके पास अटैक का कीवर्ड जा रहा है, या एक वर्ड जा रहा है, एक सेंटेंस जा रहा है, या आपके पास बिलियंस ऑफ सेंटेंसेस जा रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा, इसको जो आपको पता है, जो सीक्रेट मैसेज होता है, हम इसे नॉर्मली क्रिप्टोग्राफी में प्लेन टेक्स्ट कहते हैं, ठीक है। और प्लेन टेक्स्ट कहते हैं, और आपको पता है कि एक आपके पास एट्रीब्यूट होता है या एक क्रिप्टोग्राफिक perimeter की का, और ये वो सेंडिंग और रिसीविंग बोथ साइड पे सेम होनी चाहिए सिमेट्रिक एल्गोरिथम्स में, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखें, बोथ साइड पे आप देख रहे हैं की है 5, 9, 11, 4, 10, 12, ठीक है। सेंडिंग साइड पे भी यही और रिसीविंग साइड पे भी यही है। किसी एक साइड पे डिफरेंट की चेंज हो जाए, ये किसी भी एक साइड की ना मिले, आपका मैसेज प्रॉपर्ली रिवर्स नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, अब इधर क्या हो रहा है, इधर कौन सा फार्मूला, ये देखिए यहाँ पे फार्मूला लगा हुआ है, प्लेन टेक्स्ट प्लस की mod 26, ठीक है। अगर हम कोई ऐसी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं जिसमें टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स 26 हैं, 26 करेंगे।
अगर हम कोई ऐसी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं जिसमें टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट सपोज 1000 है, तो हम यहाँ पे 1000 यूज करेंगे। ठीक है, हम लैंग्वेज की टोटल लेंथ जितनी होती है उतना मॉड लेते हैं। अभी हम इंग्लिश की एग्जांपल दे रहे हैं तो हमने मॉड 26 किया। अगर हम उर्दू के देंगे या किसी और लैंग्वेज की देंगे, अरेबिक देंगे, तो टोटल नंबर ऑफ, ठीक है, कि आपको पता है बहुत हम सपोज करें प्ले है। अच्छा, आपको पता है हमने देखा था ए को हमने 1 कंसीडर कर दिया था, बी को 2 कर दिया था, सी को 3 कर दिया था। इसी तरह से टी को, अच्छा टी जो आता है, टी किधर आ रहा है, 20 पे आ रहा है। ठीक है, ए 1 पे आ रहा है, सी किस पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है। ठीक है, ये एक, अब क्या करना है, टेक्स्ट का वो ए है और हमने फर्स्ट कैरेक्टर की। ठीक है, यानी a + 5, 1 + 5। ठीक है, मॉड 26, वो आंसर आपके पास क्या है 6, और 6 को दोबारा हमने कन्वर्ट किया तो वो बन गया था f बन गया था। इसी तरह t था, t के अगेंस्ट जो नंबर जनरेट होता है वो होता है 20, 20 + 9 29, 29 मॉड 26, आंसर क्या आया था 3 आया था, और 3 हमारा दोबारा कन्वर्ट हो गया था अल्फाबेट्स में, तो वो बन गया था C बन गया था। इसी तरह आपके पास इंक्रिप्शन में ये जो हमारे पास इनक्रिप्टेड टेक्स्ट एट द एंड जनरेट होगा वो ये होगा FCEEMW, और यही वाला जो इनक्रिप्टेड टेक्स्ट है वो देखें आप ऊपर आ जाएं जहाँ पे सी से साइफर एग्जाम्पल लिखी है, उसके नीचे आप सेंड हो रहा है FCEEMW, ये सेंड हो रहा है। ठीक है, ये सेंड हो गया, डिक्रिप्शन एल्गोरिथम ने यही रिसीव कर लिया, और डिक्रिप्शन एल्गोरिथम के पास की ऑलरेडी पहले से पड़ी हुई है। ठीक है, अब उसने यही करेक्टर लिया और रिवर्स एल्गोरिथम लगा दिया। रिवर्स एल्गोरिथम क्या था, साइफर टेक्स्ट माइनस की मॉड 26। ठीक है, साइफर टेक्स्ट माइनस की मॉड 26, बारी बारी आपने एक एक करेक्टर उठाना है। एक फर्स्ट करेक्टर उठाना है साइफर टेक्स्ट का, फर्स्ट करेक्टर उठाना है की का, देन सेकंड करेक्टर उठाना है साइफर टेक्स्ट का, और सेकंड करेक्टर उठाना है की का, और ये रूल अप्लाई कर देना। 6 - 5 1 आया, 1 मॉड 26 आपके पास आ गया, 1 आ गया, और 3 - 9 - 6 आ गया, -6 मॉड 26 20 आ गया। ठीक है, इस तरह से आपके पास ये न्यूमेरिक वैल्यूज आ जाएंगी, 1 20 21 3 11, ये न्यूमेरिक वैल्यूज आ गई। न्यूमेरिक वैल्यूज को दोबारा हमने अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देना है। हमें पता है 1 हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया था। ठीक है, 1 के अगेंस्ट ए आ गया, तो आपके पास ये होल एक प्रोसीजर कंप्लीट हो गया। इसकी समझ आ गई है? सर इसकी समझ आ गई है, पर मैंने पता करना था कि आपने अगर प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट की तब भी मॉड ली है, एंड साइफर टेक्स्ट को पी करके मॉड ली, तो क्या वो डिफरेंट वैल्यू नहीं देगा जब हम बार बार मॉड कर रहे हैं एक वैल्यू को? नहीं देता, ये तो आप कैलकुलेटर पे देख के देख लें। देखें यहाँ पे आपने मुझे किस समझ कैसे वैल्यू, मॉड चेंज नहीं कर रहा वैल्यू, मैथमेटिकली अगर देखिए एक्सप्लेन कर सकते। मैं आपको एक सेकेंड, एक मिनट। स्टूडेंट्स क्लियर हो रही है आपके साथ या नहीं? सर आवाज कट के आ रही सर नहीं शो हो रही। नहीं शो हो रही स्क्रीन, स्क्रीन कहाँ गई? स्टॉप शेयरिंग, यहाँ पे हम गए एप्लीकेशन विंडो में। आप चेक करें स्क्रीन शेयर हो रही है?
हो रही है सर। अच्छा देखिए, क्वेश्चन किया था, फवाद ने किया था। किसने क्वेश्चन किया था? सर मैंने किया था, सर की आवाज कट रही थी सर। अच्छा देखिए आप, ये आपको पता चल गया है कि ए के अगेंस्ट 1 कैसे हमने लिखा और टी के अगेंस्ट 20 हमने कैसे लिखा, ये पता चल गया? यस सर। ये पता चल गया, ठीक है। ये हमने किस तरह से लिखा, जस्ट हमने ए बी सी डी ए टू जेड लिखा और फर्स्ट फैक्टर को हमने कह दिया 2, बी को हमने कह दिया, सॉरी ए को हमने कह दिया 1, बी को कह दिया 2, सी को कह दिया 3, जेड को कह दिया 26। समझ आ रही है ना, ये इस तरह से। यस सर। अब ये जो की है, अभी आपने सिर्फ 1 मिनट के लिए सपोज करना है कि की आपके पास है। आज का लेक्चर हमारा इसके ऊपर नहीं है, ठीक है। आज का लेक्चर हमारे पास इस की के ऊपर है कि की कैसे जनरेट होती है। सिर्फ आपने 1 मिनट के लिए सपोज करना है कि की, ठीक है। सर आपकी आवाज कट गई सर, ये दरम्यान में वो सपोज करने के बाद। हाँ, 1 मिनट यार, मैं जी, अब आवाज आ रही है? सब क्लियर आ रही है आपकी? अच्छा, मैं आपसे ये कह रहा था कि आपने ये सपोज करना है कि की आप दोनों के पास, आपके पास, सेंडर के पास और रिसीवर के पास सेम है, ठीक है। और आज का लेक्चर हमारा ये होगा कि की कैसे जनरेट होती है, की जनरेशन के ऊपर होगा। सिर्फ थोड़ी देर के लिए आपने सपोज करना है कि की हमारे पास सेम है। अब आपने क्या करना है कि ये फॉर्मूला है, इंक्रिप्शन का फॉर्मूला ये है, प्लेन टेक्स्ट प्लस की मॉड 26, ठीक है। प्लेन टेक्स्ट का आपने न्यूमेरिक वैल्यू लेनी है, न्यूमेरिक वैल्यू, प्लेन टेक्स्ट आपके पास ए है ना, ए की न्यूमेरिक वैल्यू 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 + 5, 5 किसकी न्यूमेरिक वैल्यू है, ई की, ठीक है। 1 + 5 आंसर क्या है, 6, 6 मॉड 26। अभी आप कैलकुलेटर के ऊपर चेक कर लो, 6 मॉड 26 करेंगे, कैलकुलेटर निकाल लें, बल्कि फवाद निकाल लो कैलकुलेटर आप, तो आंसर आपके पास आएगा जी 6, सर। ठीक है। आंसर 6 ही आएगा। अब ये जो 6 है ना, ये 6 को आपने दोबारा कन्वर्ट करना है अल्फाबेट में, ठीक है। अल्फाबेट्स में जो भी आप लैंग्वेज यूज करें, अभी हम इंग्लिश की बात करें तो 6 के अगेंस्ट देखो आपके पास क्या आता है, ABCD, 6 के अगेंस्ट आपके पास F आएगा। वो जो F है, अब ये जो F है ये इसके पास पहुंच गया, डिक्रिप्शन एल्गोरिथम के पास या रिसीवर के पास पहुंच गया, ठीक है। ये F पहुंच गया। अब F डिक्रिप्शन साइड पे हमारा फॉर्मूला क्या है, साइफर टेक्स्ट माइनस की। इधर था प्लेन टेक्स्ट प्लस की, इधर है साइफर टेक्स्ट माइनस की। अब साइफर टेक्स्ट क्या है, ये F, ठीक है। ये F आपके पास पहुंच गया, F का मतलब है 6 पहुंच गया, ठीक है। 6 माइनस की क्या थी, 5, 6 माइनस 5, आंसर क्या आया, 1। अब 1 मॉड 26 करें तो देखिए आंसर क्या आएगा आपके पास कैलकुलेटर के ऊपर। जब आप 1 मॉड 26 करेंगे तो आंसर आपके पास 1 आ जाएगा, ठीक है। और 1 आपको पता है अल्फाबेट्स में जाके देखो तो ए होगा। अब यहाँ पे देखें, ये जो मैं ग्रीन कलर से राउंड कर रहा हूँ, जो हमने सीक्रेट करने चाह रहे थे वो हम ए करना चाह रहे थे, ठीक है। ए को हम छुपाना चाह रहे थे, हम नहीं बता रहे थे कि हम ए सेंड करें, ए की जगह सेंड हुआ एफ, ठीक है। कम्युनिकेशन चैनल पे, यहाँ पे कम्युनिकेशन चैनल पे ए की जगह एफ फिरता रहा, ठीक है, एफ फिरता रहा। रिसीविंग साइड पे आपके पास एफ रिसीव हुआ, यहाँ पे एफ रिसीव हुआ ना, देखें एफ आपके पास यहाँ पे रिसीव हुआ। एफ के ऊपर हमने ये प्रोसेस
ऑपोजिट किया, एट द एंड आपके पास दोबारा ए जनरेट हो, इंक्रिप्शन और कॉन्फिडेंशियलिटी अचीव हो गई। ठीक है, आगे चलें। यस सर। अच्छा देखें, ये बहुत फॉर्मूले सेम नहीं है, यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट प्लस की है, यहाँ पे साइफर टेक्स्ट माइनस की मॉड 26। ठीक है, तो ऐसा हरगिज कभी जिंदगी में नहीं हो सकता कि इधर भी जो फॉर्मूला लगा हुआ है वो इधर हो, वो उसका ऑपोजिट होगा। अच्छा, एक सर चीज वो मैंने बात आपको आपकी समझ आ रही है, पर इसमें देखिए एक में तो हम प्लस कर रहे हैं, दूसरे में माइनस कर रहे हैं, एक में समझ आता है रिवर्स हो रहा है, पर टेकिंग मॉड अगेन वो किस तरह मैथमेटिकली हमें वही वैल्यू हील करवा देते हैं, मैं ये समझना चाह रहा हूँ, मुझे ये समझ नहीं आ रही है। अच्छा, ये जो एल्गोरिथम है आपको पता है, ये सीजर साइफर है, ये मैंने आप लोगों को शायद क्लास में भी बताया था। जो ये फील्ड है, ये क्रिप्टोग्राफी है, ये मैथमेटिशियंस बनाते हैं एल्गोरिथम्स। और नॉर्मली हमारी फील्ड में जो चीज़ यूज़ होती है, एक मॉड का ऑपरेशन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और एक परमुटेशन का और प्राइम नंबर्स का। इन नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि ये रिवर्सेबल होते हैं, कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो रिवर्सेबल होते हैं, और समटाइम्स हमें कुछ ऐसे नंबर्स चाहिए होते हैं जो कभी भी रिवर्सेबल ना हो, जैसे प्राइम नंबर्स हैं, वो कभी भी रिवर्सेबल नहीं होते। तो ये कंप्यूटर साइंटिस्ट डिज़ाइन नहीं करते, ये वाले जो स्पेशली एल्गोरिथम्स हैं, ये मैथमेटिशियंस डिज़ाइन करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हर नंबर की क्या-क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, किस प्रोसेस की कौन-सी प्रॉपर्टीज़ हैं। अभी आप आगे जाते हैं ना, तो मैं आपको एक फ़ॉर्मूला दिखाता हूँ, उसके थ्रू आपको ये आइडिया हो जाएगा कि हमने यहाँ पे मॉड 26 ही क्यों रखा, और यहाँ पे मॉड का ऑपरेशन ही क्यों यूज़ किया, मॉड के ऑपरेशन के अलावा कोई और ऑपरेशन क्यों नहीं यूज़ किया। यहाँ पे हम गैल्वा फ़ील्ड का जीएफ, ठीक है? हम जीएफ गैल्वा फ़ील्ड का ऑपरेशन भी यूज़ कर सकते थे। यहाँ पे हम ओके ईसी इलेक्टिव कर्व एक होता है, वो ऑपरेशन भी यूज़ कर सकते थे, ठीक है? ये 2 ऑपरेशंस भी नॉर्मली यूज़ होते हैं मॉड के अलावा। अगर आप यहाँ पे गैल्वा फ़ील्ड का ऑपरेशन यूज़ करते, तो यहाँ पे आप 26 ना लिखते, जीएफ की पावर 8 लिखते, ठीक है? इस 8 जो भी वैल्यू आती, सपोज़ यहाँ पे 2 आया था ना, 2 की पावर 8 लिख लेते, 10 आया था, 10 की पावर 8 लिख लेते। अगर आप ईसी का ऑपरेशन यूज़ करते, तो हम यहाँ पे जो भी वैल्यू देते बिटवीन 4 टू 4.9 देते, हम यहाँ पे पॉइंट्स देते। तो ये डिफरेंट फॉर्मूले हैं, डिफरेंट एल्गोरिथम्स हैं, उनकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है? सही है, आगे चलें? ओके सर, यस सर। अच्छा जी। अब हमने देखा था ये की जो हम बात कर रहे थे ना, जो 5, 9, 11, 4, 10, 12 थी, ये बोथ साइड्स पे कैसे जनरेट होती है। अभी जो आपने कोड किया था, उसमें की हमने सपोज़ की थी बोथ साइड्स पे। जी स्टूडेंट्स, स्क्रीन शेयर हो रही है? स्क्रीन के ऊपर कुछ एक फ़ॉर्मूला लिखा होगा छोटा-सा।
सर ये xn+1 इज इक्वल टू rxn 1 - xn। जी। अच्छा, ओके कल सर। के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कुछ थोड़ा सा रैंडम नंबर्स का। ठीक है, ये जो हमने रैंडम नंबर्स का डिस्कस किया था आज हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। आपने अभी पीछे एक एग्जांपल देखी थी सीजर साइफर या सीजर एल्गोरिथम। ठीक है, इसके अंदर जो की थी, वो जो की के जो नंबर्स थे वो हमेशा रैंडम होने चाहिए। अगर वो की के नंबर्स जो हैं वो रैंडम ना जी स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है? जी सर। अच्छा जी, स्क्रीन भी शेयर हो रही है? यस सर। सर एक स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आई होगी, काइंडली वो एक्सेप्ट कर लें। रिक्वेस्ट तो अभी मैंने चेक किया, किसी की नहीं है। एक मिनट दोबारा देखता हूँ कहाँ गई रिक्वेस्ट। मैनेज टीम, जी आएगी। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे अभी सीजर साइफर की। सीजर साइफर में की जो थी वो की बोथ साइड पे सेम थी, लेकिन की जो वैल्यूज थी वो रैंडम होनी चाहिए। अगर सपोज आपके पास की वैल्यूज हों 111, सारे 1 हों, सारे 0 हों, या की वैल्यू में पैटर्न्स बहुत ज़्यादा हों, या की वैल्यू हो 2 4 6 8 10, या कोई भी उसके अंदर नेचुरल एग्जिस्टिंग पैटर्न अगर तो है की के अंदर, तो अटैकर के लिए बहुत आसान हो जाता है एन्क्रिप्शन मैसेज को इनकोड डिकोड करना। तो इस वजह से जो की वैल्यू होती है वो हमेशा रैंडम होनी चाहिए। ठीक है, ये बात हमने की थी। दूसरी बात ये है कि अगर तो की वैल्यू रैंडम होगी तो एक जगह से दूसरी जगह सेंड कैसे होगी? आप पाकिस्तान में बैठे हैं और आपका सपोज जो पार्टनर है वो अमेरिका में बैठा हुआ है और आपने उसे कोई सीक्रेट मैसेज सेंड करना है और आप ये चाहते हैं कि पहले हम की सेंड करें, उसके बाद हम अपनी सीक्रेट कम्युनिकेशन स्टार्ट करेंगे। तो ये क्वेश्चन है कि की कैसे सेंड होगी? ठीक है, तो नॉर्मली 2 तरीके होते हैं। एक प्रैक्टिकल तरीका है, जो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल तरीका है वो ये है कि हम की किसी न किसी एक और एल्गोरिथम से बनाते हैं, या किसी एक फ़ॉर्मूले से या 5-6 फ़ॉर्मूले से या फ्यूज़न करके फ़ॉर्मूलाज़ की हम की बनाते हैं, की डिज़ाइन करते हैं। और जो उस फ़ॉर्मूले की जो इनपुट्स होती हैं, वो उस फ़ॉर्मूले के जो पैरामीटर्स होते हैं, वो हम जस्ट किसी भी तरीके से अपने दूसरे पार्टनर तक पहुँचा देते हैं, लाइक पासवर्ड। ठीक है? वो जो इनपुट्स या नंबर ऑफ पैरामीटर्स होते हैं, वो बहुत कम होते हैं। ऐसा नहीं है कि नंबर ऑफ पैरामीटर्स हज़ारों में होंगे या सैकड़ों में होंगे। नंबर ऑफ पैरामीटर्स 5-6 होते हैं, 4-5 होते हैं। ऐसे होते हैं जो याद रखे जाते हैं। ठीक है? इससे ज़्यादा नंबर ऑफ पैरामीटर्स नहीं होते। तो आपके सामने एक फ़ॉर्मूला गिवन है, जो आपको एक फ़ॉर्मूला नज़र आ रहा है। ये एक फ़ॉर्मूला है जो हमारे पास की जनरेट करके देता है, या आप जिसे नॉर्मल लैंग्वेज में रैंडम नंबर्स कहते हैं, वो जनरेट करके देता है। और इस फ़ॉर्मूले की ये ब्यूटी है कि अगर आप इस फ़ॉर्मूले से सपोज़ 10 लाख रैंडम नंबर्स जनरेट करें और इनिशियल पैरामीटर है, सपोज़ 1 पैरामीटर है और आपने 1 पैरामीटर पास किया और उससे 10 लाख रैंडम नंबर्स जनरेट कर दिए और उस पैरामीटर्स के अंदर एक थोड़ी-सी वेरिएशन लेकर आए, 1 बिट भी चेंज कर दी, तो 10 लाख के 10 लाख नंबर्स टोटली चेंज हो जाएँ। ठीक है? ये इस फ़ॉर्मूले की ब्यूटी है। इसको हम कहते हैं लॉजिस्टिक मैप। नज़र आ रहा है? अच्छा जी, अब इस फ़ॉर्मूले के अंदर आप बताएँ पैरामीटर्स कौन-कौन से हैं? एक छोटी-सी लाइन है,
इसके अंदर नंबर ऑफ पैरामीटर्स कौन कौन से हैं? जी स्टूडेंट्स, मेरी बातें समझ आ रही हैं या नहीं आ रही? सर अगर मैं कहूँ आर और एक्स पैरामीटर्स हों, जी सर गुड आर और एक्स अगर हों, गुड शाबाश। एक हमारे पास देखें पैरामीटर है एक्सएन और एक है आर, दो पैरामीटर्स हैं, ठीक है। जस्ट एक पूरे फॉर्मूले में दो पैरामीटर्स हैं और इन दो पैरामीटर्स की बेस पे आप इनफिनाइट रैंडम नंबर्स जनरेट कर सकते हैं और वो जो इनफिनाइट रैंडम नंबर्स आप जनरेट करेंगे वो टोटली सिक्योर होंगे, 100% सिक्योर होंगे और उनके अंदर कोई पैटर्न एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा, ठीक है। अच्छा देखें, अब हमने आर और एक्स एन की वैल्यूज को पुट करना है और रैंडम नंबर जनरेट करना है। ये आपके सामने एक देखिए, आपके सामने ये कुछ मैंने क्या किया है, 19 रैंडम नंबर जनरेट करके दिए हैं। यहाँ पे एक्स एन की वैल्यू देखें, एक्स एन की वैल्यू है आपके पास, मैं सर डिस्टॉर्शन की साउंड आ रही है माइक से किसी के। अपने माइक्स बंद कर दें। एक्स एन की वैल्यू मैंने रखी है 0.56 और आर की वैल्यू रखी है मैंने 3.99, ठीक है। अच्छा देखिए, अब दोबारा यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है, ऐसा नहीं है कि इस फॉर्मूले के अंदर आप जो पैरामीटर्स हैं, दो ही पैरामीटर्स है, एक आर पैरामीटर है, एक एक्सएन पैरामीटर्स है। आर के अंदर आप दुनिया की कोई भी वैल्यू दे दें और एक्सएन के अंदर आप दुनिया की कोई भी वैल्यू दे दें तो ये सही वर्किंग करेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, हर फॉर्मूले की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। तो आर की वैल्यू हमेशा याद रखें, आर की वैल्यू हमेशा आपने बिटवीन 3 to 4 रखनी है। यानी आप आर की वैल्यू रख सकते हैं 3.1, 3.2, 3, 4, 5, 6, 3.9, 3.89, 3.7, ठीक है। आर की वैल्यू हमेशा आपने इतनी रखनी है। अगर आप बिटवीन 3 to 4 के अलावा कोई रखेंगे तो रैंडम नंबर जनरेट नहीं होंगे, ठीक है। आप देखेंगे सीक्वेंस आपको नजर आ रहा होगा। और एक्सएन की वैल्यू आपने हमेशा पॉइंट्स में रखनी है, ठीक है। पॉइंट्स में रखनी है बिटवीन 0 to 1, ठीक है। एक्सएन की वैल्यूज आपने हमेशा बिटवीन 0 to 1 रखनी है, आर की वैल्यू बिटवीन आपने 3 to 4 रखनी है। अगर इन दोनों पैरामीटर्स में आप कोई और वैल्यू पुट करेंगे, सपोज आपने आर की वैल्यू दे दी 100, तो फिर रैंडम नंबर सही जनरेट नहीं होंगे, ठीक है। वो आपको फील होगा कि जो नंबर जनरेट हो रहे हैं वो रिपीट हो रहे हैं बहुत ज्यादा। अच्छा देखिए, यहाँ पे इस फर्स्ट कॉलम में, ये जो फर्स्ट कॉलम है इसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने एक्स एन की वैल्यू रखी 0.5, ठीक है, 0.5 रखी, तो ये मैंने 19 रैंडम नंबर जनरेट करे, ठीक है। और ये इतने अच्छे रैंडम नंबर नहीं है, आप देख रहे हैं कि इसके अंदर हमें कुछ ना कुछ पैटर्न भी नजर आ रहे हैं। देखिए, ये 3 सिफर नजर आए हैं, 3 सिफर नजर आए हैं, ठीक है। स्टार्टिंग वैल्यूज नहीं है, ठीक है, तो कोई मसला नहीं, हम इधर से इस तरफ से उठा लेंगे, राइट साइड से रैंडम नंबर उठा लेंगे, ठीक है। अगर आप राइट नंबर से साइड से भी उठाएं तो इतने अच्छे रैंडम नंबर्स नहीं है। फिर हमने 1 रखी जानबूझ के, ठीक है। 1 रखी तो आपके पास फिर कुछ और रैंडम नंबर जनरेट हुए और ये कंपैरेटिवली कुछ अच्छे रैंडम नंबर्स थे, ठीक है। देख लें, आपको कोई बहुत कम ऐसी वैल्यूज हैं जो रिपीट नजर आ रही हैं, अगर आप आंखों से भी देखें। फिर मैंने 1.5 वैल्यू रखी, तो यहाँ पे आपके पास 1.5 रखी तो ये यहाँ पे क्लस्टर बनना शुरू हो गया, वैल्यूज रिपीट होना शुरू हो गई, ये सही नहीं है, ठीक है। इसी तरह से डिफरेंट ट्राई की। अच्छा देखें, यहाँ पे हमने वैल्यू रखी जानबूझ के 2.0, 2.0 वैल्यू रखी इसी फार्मूले में, तो आपके पास सारे के सारे जो रैंडम नंबर जनरेट हुए वो कहने को रैंडम है लेकिन रैंडम नहीं है, सिर्फ 0.5 ही जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है कि जो आपने इसकी जो बाउंड्री है वो आपने हमेशा फॉलो करनी है। अच्छा, यहाँ पे अब हमने रखी वैल्यू 3.5, ठीक है। 3.5 रखी तो चलें पहले दो को आप निकाल दें। इसके अलावा अगर आप बिलियंस ऑफ रैंडम नंबर भी जनरेट करेंगे तो वो सारे के सारे
रैंडम होंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको बहुत कम कोई ऐसी वैल्यू मिलेगी जो टोटली रिपीट हो रही हो, ठीक है, रिपीट नहीं होगी, हमेशा आपके पास एक नई वैल्यू जनरेट होगी। अगर आप C++ यूज़ करते हैं या जावा यूज़ करते हैं, उसमें रैंडम का फंक्शन कॉल करें और उस रैंडम के फंक्शन को आप चलाएं, सपोज 10,000 टाइम्स चलाएं, तो आप देखेंगे, चलिए 10,000 भी टाइम ना चलाएं, सिर्फ आप 512 टाइम्स चला लें, तो आप देखेंगे बहुत से नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। खाली नंबर रिपीट भी हो रहे हैं और एक नंबर का पैटर्न है जो आपको नजर आ जाएगा। वो आप डायनेमिक प्रोग्रामिंग अगर आपने पढ़ी है तो उसके थ्रू आप वो पैटर्न्स डिटेक्ट कर सकते हैं कि रैंडम स्ट्रीम्स में से कौन कौन से पैटर्न्स दोबारा रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप इस आउटपुट के ऊपर जो अभी मैंने आपको दिखाई है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग लगाएं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगाएं, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, जो मर्जी लगा दें, यहाँ पे आपको कोई भी पैटर्न नजर नहीं आएगा, पैटर्न डिटेक्ट नहीं होगा अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसका मैं आपको ये जो एक फॉर्मूला है ये काम किस तरह से करता है ये बताता हूँ, ठीक है। इसमें वैल्यूज पुट कैसे करनी है, पहले वैल्यूज पुट करके दिखाता हूँ, फिर मैं इसका जो कोड है वो आपको दिखाता हूँ, ठीक है, और फिर आपको असाइनमेंट देता हूँ कि करना क्या है आपने। अच्छा जी, यहाँ पे आप देख लें, आर की वैल्यू कुछ रख लेते हैं, आर की वैल्यू हम रख लेते हैं 3.9 रख लें, ठीक है, और एक्स एन की वैल्यू रख लें 0.56, ठीक है। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट करें, आर की जगह आप रख दें 3.9, ठीक है, एक्स एन की जगह आप रख दें 0.56, ठीक है, और उसके बाद 1 माइनस 0.56, ठीक है। सॉल्व करें, आंसर क्या आता है, इसको सॉल्व करें, देखिए आंसर क्या आता है, फिर मुझे बताएं। कैसे सॉल्व करेंगे, पहले 1 माइनस 0.56 करें, जो आंसर आएगा उस आंसर को मल्टीप्लाई करें इन दोनों से, 3.9 से और 0.56 से। सर 1.67 आ रहा है, 1.67 ठीक है, 1.67 आंसर आ रहा है, 744, ठीक है। ठीक है, 1.67 आ रहा है सपोज। अच्छा देखिए, अब ये आपके पास जो 1.67 आया है ना, ये आपके पास फर्स्ट रैंडम नंबर है, ठीक है। इससे आप सेकंड रैंडम नंबर कैसे बनाएंगे, सेकंड रैंडम नंबर ये जो आपके पास आंसर आया ना, अब आपने इसे कंसीडर कर लेना एक्स एन। अब आपका एक्स एन की वैल्यू चेंज होगी, अब एक्स एन ये बन गया, ठीक है। दोबारा इसी फॉर्मूला सर आपकी आवाज नहीं आ रही। जी स्टूडेंट्स, अब आपने हेलो, यस सर। जी अच्छा देखिए, अब आपने क्या करना है, एक्स एन की वैल्यू चेंज होगी है, एक्स एन आपके पास जो फर्स्ट रैंडम नंबर आया था वो 1.67 आया था ना, अब हमने एक्स वो आपने निकाल के सेपरेट कर लेना है, ठीक है। अब एक्स एन की जगह आपने अपडेटेड वैल्यू डालनी है 1.67, ठीक है, और आर की वैल्यू सर पुरानी उसका रहने आंसर 4.99 आ रहा है। गुड, ठीक है, आर की वैल्यू आप पुरानी ही रहने दें 3.9, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 माइनस
एक्सएन की वैल्यू क्या हो गई है अब 1.67, ठीक है। अच्छा देखिए अब आंसर क्या आया 2.99 4.99 यस अच्छा देखिए असल में मैथ पेंट के ऊपर पढ़ाना और ऑनलाइन पढ़ाना बड़ा ही मुश्किल काम है। सर आप अच्छा जी, ये आपके पास सेकंड रैंडम नंबर बन गया, ठीक है। ये सेकंड रैंडम नंबर हो गया है, ये आपके पास फर्स्ट रैंडम नंबर हो गया है, ठीक है। समझ आ रही है? अब अगर आप इसी फॉर्मूले को इधर ले आए, इधर ले आए, ठीक है। अब हमने ये वैल्यूज दोबारा पुट कर देनी है। अब एक्सएन की वैल्यू क्या हो गई है? 4.99 करेंगे ना बट गुड, 4.90 था, 99 था, 99 है 99 है, 4.99 है, ठीक है। और 1 माइनस 4.99 है, ठीक है। और आर की वैल्यू आपके पास सेम ही रहेगी, आर क्या था 3.9 था, ठीक है। इस तरह जब आप करेंगे तो आपके पास ये थर्ड रैंडम नंबर आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास सारे रैंडम नंबर्स आ गए हैं। आपको पता है ये हाथ से नहीं होगा, ये आपने एक छोटा सा एक लाइन का कोड लिख लेना है, जावा में, सी प्लस प्लस में, जो लैंग्वेज आपको अच्छी लगती है। तो इस एक छोटे से फॉर्मूले से आप की जनरेट कर लेंगे। आप पाकिस्तान में बैठे हैं, आपके जो पार्टनर हैं वो सपोज वो अमेरिका में बैठे हुए हैं, ठीक है। आपने सीक्रेट कम्युनिकेशन करना है। सीक्रेट कम्युनिकेशन के लिए आपके पास 3 चीजें चाहिए, एक सीक्रेट मैसेज चाहिए, एक एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम चाहिए, एक की चाहिए। एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम आपको पता है वो मोस्टली हम बताते हैं, ठीक है। हम अटैकर को भी बताते हैं जो बीच में हम एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम कौन सा यूज कर रहे हैं। और हर एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम वो अच्छा होता है जिसमें पहले से पता हो कि कौन सा यूज हो रहा है, ठीक। सिर्फ 2 चीज हाइड होती हैं, एक की हिडन होती है, एक सीक्रेट मैसेज हिडन होता है। तो की बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया। अब मैं यही वाला जो काम है जो अभी मैंने पेंट पे किया है, इसी का मैं कोड करने जा रहा हूँ, ठीक है, आपके सामने। नेटबीन्स नजर आ रहा है? यस सर अच्छा जी, ये जो फॉर्मूला था ना, देखिए फॉर्मूले में मैंने रख दिया n, रख दिया 28। n 28 का मतलब है टोटल हमें 28 रैंडम नंबर्स चाहिए, ठीक है। आपके केस में अगर आपने आपको 100 रैंडम नंबर्स चाहिए तो आप यहाँ पे 100 लिख दो, जितना अभी आपका n था। मुझे 1000 रैंडम नंबर्स चाहिए तो मैं यहाँ पे 1000 लिख दूंगा। r की वैल्यू हमने रख दी 3.99, ठीक है। और xn की वैल्यू हमने रख दी 0.56, ठीक है। ये मैंने अच्छे से कमेंट्स लगा दिए हैं यहाँ पे। अच्छा, और एक और काम हुआ है कि जब हम रैंडम नंबर जनरेट हो रहे हैं, तो अभी हमने पेंट में रैंडम नंबर जनरेट किए हैं, ये आपके पास पॉइंट्स में हो रहे हैं, ठीक है। पॉइंट्स में हो रहे हैं ना रैंडम नंबर्स। और जो अभी समटाइम्स हमें पॉइंट्स में रैंडम नंबर्स नहीं चाहिए होते हैं, हमें होल एक रैंडम नंबर चाहिए होता है, ठीक है। इंटीजर फॉर्म में या डिस्क्रीट फॉर्म में चाहिए होता है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, जो भी रैंडम नंबर आया था ना उसको मल्टीप्लाई कर दिया 1000 से, ठीक है। और तो अब वो क्या होगा, पॉइंट्स में हमारे पास रैंडम नंबर्स नहीं आएंगे। एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आपके पास जो भी रैंडम नंबर आया, पॉइंट वाली वैल्यू को आप कंसिडर कर लें, दूसरी वाली वैल्यू को आप कंसिडर ना करें। दूसरा ये तरीका हो सकता है। तीसरा ये हो सकता है कि आप पॉइंट्स वाली वैल्यू को आप रिमूव कर दें, उसको कर लें, ठीक है। तो ये हमारे एल्गोरिथम के ऊपर होता है। जो भी आपने स्ट्रेटेजी यूज करनी है वो सेंडिंग और रिसीविंग बोथ साइड पे होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप पॉइंट्स वाली रैंडम नंबर्स को कंसिडर कर रही हैं, जो आपके पार्टनर अमेरिका में बैठे हैं वो जो है वो पॉइंट्स को वैल्यू को आप कंसिडर नहीं कर रहे, ठीक है। तो जो भी होगा वो सॉफ्टवेयर में बोथ साइड पे सेम होना चाहिए। और दूसरी बात ये थी कि समटाइम्स हमें रैंडम नंबर्स एक लिमिट में चाहिए होते हैं, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि मेरे पास रैंडम नंबर आ जाए 5143, इतनी बड़ी लिमिट के मुझे रैंडम नंबर्स नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ 1 से लेके 26 तक चाहिए, या मुझे 1 से लेके 50 तक चाहिए, या मुझे 1 से लेके 99 तक चाहिए, ठीक है। तो या मुझे सिर्फ 256 तक चाहिए, 1 से लेके 256 तक चाहिए। जो भी रेंज हो, जो भी हम लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, जो भी उस लैंग्वेज की रेंज होगी, तो हम मॉड कर देते हैं। मैंने कर दिया मॉड 256, ठीक है। अब इसका मतलब है कि अगर मैं बिलियंस ऑफ रैंडम नंबर्स भी जनरेट करूं, तो वो बिटवीन 1 to
6 की रेंज में जनरेट होंगे, ना इससे ज़्यादा जाएंगे ना इससे कम आएंगे, ठीक है। तो ये जस्ट वही फार्मूला है जो आपको मैंने पेंट पे समझाया, जस्ट इसे कोड किया है और दो चीज़ें एक्स्ट्रा की हैं जो अभी मैंने आपको बता दी। एक मैंने होल रैंडम नंबर जनरेट किया है, उसके लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया है, दूसरे मैंने रेंज लगा दिया, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ तो आपके पास देखें 28 रैंडम नंबर जनरेट हो, ठीक है। आउटपुट नजर आ रही है, ये रैंडम नंबर जनरेट हो गए 215, 66, 246, 229, 253, 203, 43, 98, ये हमारे पास रैंडम नंबर जनरेट हो गए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे n कर देता हूँ 200 कर देता हूँ, ठीक है। और मैं लिमिट कर देता हूँ कि मुझे 99, ठीक है। अब मुझे 200 डिफरेंट रैंडम नंबर जनरेट होंगे और हर रैंडम नंबर की जो रेंज होगी वो बिटवीन 1 to 99 होगी, ठीक है। कोई 100 नहीं होगा, 101 नहीं होगा, ठीक है। देखें अब यहाँ पे आपके पास 200 रैंडम नंबर जनरेट हो गया, 92, 66, 48, 48, 72, 22, 19, 16, 57, 95, 30, 44। अच्छा देखें यहाँ पे आपको 48 48 टू टाइम्स नजर आ रहा है, ठीक है। अब क्या ये रैंडम नंबर गलत जनरेट हुए हैं? अभी हमने कहा था कि रिपीट नहीं होना चाहिए, ये तो रिपीट हो गया। जी स्टूडेंट्स बताएं, ये रैंडम नंबर दो एक जैसे आ गए हैं तो क्या ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी या नहीं? से तो लिमिट पे डिपेंड करता है ना, हमें कोई ना कोई लिमिटेशन तो रखनी होगी। अच्छा इसके सेम अलावा नंबर लेकिन क्या अभी जो आपने वो टेबल दिखाया था उसमें भी थे कुछ सेम आ रहे थे। अच्छा ठीक है, इसके अलावा कोई और बताना चाहेगा? जी स्टूडेंट्स बाकी किधर गए हैं, सो तो नहीं गए? नो सर। जी बताएं कि ये रैंडम नंबर सही जनरेट हुए हैं या नहीं, और अगर सही जनरेट हुए हैं तो उसमें आप देख रहे हैं कि एक रैंडम नंबर 2 दफा आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? और गलती से आ गया होगा सर। सर गलती से तो नहीं आ रहा, काफी जगहों पे आ रहा है। हाँ जी देखिए इसमें एक जगह ही आ रहा है इधर तो फिलहाल। एक जगह आ रहा है, 40 एक जगह आ रहा है। आ रहा है। हाँ जी बताएं। अच्छा देखें ये रेंडमनेस की ब्यूटी है, ठीक है, ये रेंडमनेस की ब्यूटी है। ऐसा है कि अगर मैं ये प्रोग्राम 10 दफ़ा रन करूं और हर दफ़ा यहाँ पे 48 48 आ जाए, ठीक है, या 10 दफ़ा तो छोड़ें, अगर मैं ये प्रोग्राम 2 दफ़ा रन करूं और हम दोनों दफ़ा 48 48 आ जाए तो इसका मतलब एल्गोरिथम सही नहीं है, रैंडम नंबर जनरेटर आपका सही है। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ एक दफ़ा बाय चांस आ रहा है, बाय चांस आ रहा है और ये सर कोई बल्कि मिस्टेक ऐसा नहीं भी है। हो सकता है ना जी एक सर, सेकंड अगर मैं आता हूँ। जब आप लूडो खेलते हैं, लूडो खेलते हैं आपके पास 6 ऑप्शंस होती हैं। ज़िंदगी में बहुत यस कम सर। होता है कि आपके 6 जो हैं छक्के इकट्ठे 4 दफ़ा आ जाएँ, बहुत कम होता है। यस ठीक है? सर। चलें एक दफ़ा हो भी गया, एक दफ़ा चलें अगर ज़िंदगी में हो भी गया, तो आप क्या कन्फर्म है कि किसी और टाइम एग्ज़ैक्ट आ जाएँगे? नहीं आएँगे, वो नो सर। किस्मत से ही आएँगे जब आएँगे, ठीक है? तो ये रैंडमनेस की ब्यूटी है। ये इसके ऊपर देखें इसका कोई पैटर्न जनरेट नहीं हो रहा है, या तो ये होता है ना कि हर 10 नंबर बाद, हर 10,000 नंबर बाद, 5,000 नंबर बाद, 6,000 नंबर बाद, या हर इवन के बाद, हर ऑड के बाद, या कोई भी न्यूमेरिक सीरीज़ होती या कोई भी पैटर्न होता, कोई भी फ़ॉर्मूला होता, उसके बाद 48 48 जनरेट हो जाता। तब तो ये वल्नरेबल था, ठीक है? तब तो ये अटैकर के लिए यूज़फुल इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन अब नहीं है। यस सर। ठीक है, तो कोई इश्यू नहीं है इसका। लेकिन अगर आप सी प्लस प्लस का रैंडम नंबर जनरेटर जो है ना, रैंड का फंक्शन वो लगा के देखें, आप रैंड के फंक्शन में
200 रैंडम नंबर जनरेट करके जावा देखें में तो आप किया देखेंगे बनाया था सिक्योर रैंडम, जी और उसमें दूसरा नॉर्मल रैंडम भी है। एक तो रैंड का फंक्शन है ना C++ में, मैं उसकी यस बात सर। कर रहा हूँ। वो आपको बहुत से नंबर्स रिपीट करके देता है, उसमें पैटर्न्स भी एग्जिस्ट करते हैं। यस सर, इसी ट्राई तरह किया वैसे जावा वो रैंड। जी इसी तरह जो जावा के अंदर रैंडम का फंक्शन है वो भी आपको सिक्योर रैंडम नंबर जनरेट करके नहीं देता, उसके अंदर भी बहुत से पैटर्न्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो अच्छा करते ये हैं जो पर जावा ये सिक्योर रैंडम की भी मेरे ख्याल से जो आपको ये चीजें इन्हीं को करती है कि रिपीटिशंस ना आए। इसका आइडिया नहीं है। वैसे जावा के अंदर जितने भी रैंडम नंबर के फंक्शंस हैं वो अनसिक्योर हैं, वो प्रिडिक्टेबल हैं। लेकिन अगर जिस तरह अभी हमने ये जो कोड किया है ये भी एक जावा की क्लास बनाई है, अगर आपको थर्ड पार्टी क्लास यूज कर लेते हैं तो फिर तो नहीं, लेकिन जो जावा के अपने कंपाइलर के अंदर रैंडम फंक्शंस हैं वो प्रिडिक्टेबल। सर बेसिकली ये जावा की लाइब्रेरी के अंदर होता है, वो एक तो आप जो कह रहे हैं ना जो रैंडम होता है वो तो होता है जावा डॉट लिटिल डॉट रैंडम, पर दूसरी जो चीज होती है वो जावा डॉट सिक्योरिटी में सिक्योर रैंडम यूज करते हैं। अच्छा वो वो भी मैंने यूज नहीं किया, तो शायद वो इसी टाइप का कोई फॉर्मूला यूज करता हूँ। अच्छा है जी, सर। इतनी समझ आ गई है। यस सर। अच्छा जी, अब करना क्या है? अब करना ये है कि जो आप लोगों ने पहले से एक प्रोग्राम बनाया हुआ है सीजर साइफर का, ठीक है, उसमें आपने जो की थी वो बोथ साइड पे सेम थी, इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन एल्गोरिथम में सेम थी। ठीक है, अब वो की आपने इस लॉजिस्टिक मैप के थ्रू बनानी है। सर लॉजिस्टिक मैप बाय वर्ड क्या मतलब होता है? ये मैंने कई दफा पढ़ा है सर, कई जगह मैंने सुना है और मुझे समझ नहीं आई। तो लॉजिस्टिक मैप का क्या मतलब है बेसिकली? अच्छा देखें, अभी एक सेकंड, अभी आपको इसका मीनिंग बताता हूँ। मीनिंग से पहले आपको लॉजिस्टिक मैप की वर्किंग समझ आ गई है, करता काम कैसे करता है, यस सर। ये समझ आ गई है ना? बाकी यस सबको भी इसकी लॉजिस्टिक मैप की वर्किंग समझ आ गई है? सर। ये पेंट में जो अभी हमने ड्रॉ किया था, कुछ डिजाइनिंग की थी, ये समझ आ गई है ना कि लॉजिस्टिक मैप काम किस तरह से करता है? यस सर। ठीक है, अच्छा लॉजिस्टिक मैप आपके पास रैंडम नंबर जनरेट करके देता है और ये रैंडम नंबर हम की एज अ की यूज करते हैं। ठीक है, असाइनमेंट पहले सुन लें फिर आपके क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। असाइनमेंट ये है कि पहले आपने जो प्रोग्राम बनाया था उसमें हमने की पोस्ट की थी, या मैंने व्हाइट बोर्ड के ऊपर की लिख दी थी कि हर स्टूडेंट ने यही की यूज करनी है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है, अब आपने की जो है एक फंक्शन के थ्रू या एक मेथड से जनरेट करनी है, और उस मेथड के अंदर ये लॉजिस्टिक मैप की ये वाली कोडिंग है ये आपने यूज करनी है। ठीक है, पहला काम। दूसरा काम ये है कि अब आपने जो की यूज कर रहे हैं उसमें 2 पैरामीटर्स हैं। ये 2 पैरामीटर्स आपके पासवर्ड होंगे। ठीक है, सपोज आपने सीक्रेट कम्युनिकेशन करना है यहाँ से अमेरिका, तो आपने ये जो 2 पैरामीटर्स है ना, आर और एक्स एन की वैल्यू, ये सिर्फ उसे बतानी है। ये आप उसे बता दें, फिर उससे आप बिलियंस ऑफ जो बिट्स हैं या बिलियंस ऑफ जीबी डाटा है, इनक्रिप्टेड डाटा आप उसके साथ ट्रांसफर कर सकते हैं। सिर्फ आपको 2 नंबर्स चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास बर्डन कितना कम हो गया। सपोज आपने 50 जीबी डाटा किसी से सीक्रेट मैनर में शेयर करना है, तो आपने सिर्फ 2 नंबर्स याद रखने हैं और उस बंदे ने भी 2 नंबर्स याद रखने हैं। वो अमेरिका जाने से पहले 2 नंबर आपने उसे बता दिए थे कि ये 2 नंबर हैं बस। उसके बाद आप सारी ज़िंदगी उससे सीक्रेट कम्युनिकेशन कर सकते हैं। समझ आ गई? तो यस अब सर। आपने वो सेपरेट प्रोग्राम बनाने हैं जावा में जो आपने पहले भी बनाए हुए थे। एक एन्क्रिप्शन का बना लो, एक डिक्रिप्शन का बना लो। पहले से वो काम कर रहा था, सिर्फ उसमें आपने की जनरेशन का मॉड्यूल ऐड करना है। ठीक है, की जनरेशन का मॉड्यूल ऐड करना है और उसके अंदर ये लॉजिस्टिक मैप की वर्किंग डालनी है। बाकी सबको समझ आ गया? इसकी डेडलाइन क्या रखें? सर इसकी डेडलाइन लिख दें नेक्स्ट क्लास से पहले। इसकी डेडलाइन आप रख दें, क्या रखें? आज 31 है तो 7 रख देते हैं। ठीक है, 7 मार्च रख लेते हैं। ठीक है सर। ठीक है, आसान सा काम है, कोई मुश्किल काम नहीं। अच्छा, अब आप क्या कर सकते हैं, अब ये मैटर नहीं करता कि आपकी प्लेन टेक्स्ट की या इनपुट की लेंथ क्या है। ठीक है, अगर इनपुट की लेंथ एक पूरी बुक है, जावा की पूरी बुक है जिसके अंदर 10 लाख लाइंस हैं, तब भी आप 10 लाख लाइंस को इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट कर सकते हैं, क्योंकि की रिस्ट्रिक्शन खत्म हो गई है। जस्ट आपने क्या करना है,
n की वैल्यू, ठीक है, n की वैल्यू आपने 10 लाख करनी है तो ये आपको 10 लाख रैंडम नंबर जनरेट करके दे देगा, सही है। यस सर। अच्छा, अब आ जाते हैं लॉजिस्टिक मैप ही क्यों कहते हैं, कुछ और क्यों नहीं कहते। असल में ये एक फैमिली है, ठीक है, ये फैमिली है, इस फैमिली का नाम है क्योस, क्योटिक थ्योरी। क्योस है CHAOS, ठीक है, ये एक फैमिली है, इसके अंदर बहुत से मैप्स होते हैं। मैप्स हमें मैप जो है वो गूगल मैप इस टाइप की चीज़ नज़र आती है, लेकिन मैथमेटिक्स में मैप जो होते हैं ये हमारे पास डायनामिकल सिस्टम्स को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको? डाटा सिस्टम्स को? डायनामिकल सिस्टम्स को, डायनामिक ठीक है, सिस्टम्स को, डायनामिक सिस्टम प्रोग्रामिंग वाले डायनामिक सिस्टम्स नहीं, डायनामिक सिस्टम्स की एग्जांपल मैं आपको किस तरह से दूं। बटरफ्लाई पता है? यस सर। ठीक है, नहीं, बटरफ्लाई का नहीं पता। बटरफ्लाई, यार बटरफ्लाई का नहीं पता, तितली की बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, वो, यस सर। ठीक है, ये जो तितली है, जब ये तितली उड़ती है, जी जी इस सर। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इन्वेंट कैसे हुआ था। आपने पूछा ना लॉजिस्टिक मैप बना कैसे था, तो ये इसकी यस हिस्ट्री सर। बता रहा हूँ। ये साइंटिस्ट थे, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उन्होंने देखा था कि जब तितली उड़ती है, तितली के जो दोनों पर होते हैं, उसका जो यस सर सर। होता है वो मिड में होता है, लेफ्ट राइट जो पर होते हैं, वो जो पर मूव करते हैं उससे क्योटिक वेरिएशंस जनरेट होती हैं। ठीक क्योटिक है सर। वेरिएशन से मुराद है कि जो दोनों पर होते हैं उनसे रेंडमनेस नजर आती है, ठीक है। दोनों पर अगर आप एक ही तितली को एक जगह 50 दफा उड़ाएं, तो जब भी वो तितली उड़ेगी तो एग्जैक्ट पाथ पे नहीं उड़ेगी। सपोज आपने तितली ने यहाँ से लेके ऊपर छत तक जाना है, ठीक है, छोटी सी जगह है, बहुत छोटी सी जगह है, तो छोटी सी जगह होने के बावजूद जो उसकी पर की वेरिएशंस होंगी उनमें रेंडमनेस आएगी। तो उसने उस वेरिएशंस की मैथमेटिकल मॉडलिंग की, और उस मैथमेटिकल मॉडलिंग को फिर उसने एक नाम दे दिया लॉजिस्टिक मैप, ठीक है। और उस लॉजिस्टिक मैप को हम का दूसरा नाम बटरफ्लाई इफेक्ट भी है। ठीक है सर, बटरफ्लाई इफेक्ट में ये भी देख इसे सकते बटरफ्लाई इफेक्ट है, ठीक है। अभी ये क्लास खत्म होती है, ड्यूरिंग क्लास ही मैं आपको अपना रिसर्च पेपर सेंड करता हूँ, वो इसी के ऊपर, बटरफ्लाई इफेक्ट के ऊपर ही है। हैं। मुझे कर दें, मुझे काइंडली कर दें, मैंने ये फिर पढ़ना है इस पे। ठीक है जी, मैं भी आपके जो व्हाट्सएप है ना उसके ऊपर सेंड कर देता हूँ। और कोई क्वेश्चन? थैंक यू। ठीक है, ये जो क्योस है इसके ऊपर सिर्फ ये एक लॉजिस्टिक मैप मैंने आपको पढ़ाया है, इस तरह के बहुत से मैप्स हैं, बहुत से साइंटिस्ट ने मैप्स बनाए हैं, मैंने भी बनाए हैं, और से लोग, और बहुत से लोगों ने मैप्स बनाए हुए हैं। ये मैप्स क्या करते हैं, रैंडम बिहेवियर जनरेट करते हैं, कुछ लो रैंडमनेस क्रिएट करते हैं, कुछ हाई रैंडमनेस क्रिएट करते हैं, कुछ की रैंडमनेस ऐसी होती है जो कि ब्रेकेबल होती है, कुछ की ब्रेकेबल होती है लेकिन उसमें कंप्यूटेशनल कम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व होती है, कि सपोज 1000 साल में ब्रेक हो जाएगी, कुछ की होती है कि इतनी कंप्यूटेशनल कम्प्लेक्सिटी चाहिए, डिफरेंट टाइप की चीजें। लेकिन मैं आपको सिंपल सा एक मैप पढ़ाया लॉजिस्टिक मैप, ठीक है। ओके असाइनमेंट सर। आप लोग बना लें और 7 तक मुझे सबमिट करा दें, ठीक है। फिर असाइनमेंट का वो करेंगे सर, गूगल क्लासरूम का? गूगल क्लासरूम बना हुआ कोड तो शेयर है। करके सर, गूगल क्लासरूम बना सर, मैं देख लेता हूँ। अच्छा सर, उस पर असाइनमेंट की वो बना दें ताकि हम उस पर सबमिट करवा दें आपको। ठीक है, गूगल क्लासरूम ड्यू का, डेट के ऊपर। गूगल क्लासरूम का कोड भी शेयर कर दूं? यस सर सर। गूगल क्लासरूम तो ऑलरेडी बना हुआ है, उस पे आपने लेक्चर 1 भी पोस्ट किया था। मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ, वो देख लें। इस पे देख लें आप लोग, ठीक है, वो मैंने शेयर कर दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज। ओके सर, यस सर। अल्लाह हाफिज।